चलिए स्टार्ट करते हैं इंड AS 36 के साथ, दैट इज इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। अगर मैं इम्पेयरमेंट के एक सिंपल मीनिंग की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है? सरल अक्षरों में इसका मतलब होता है लॉस, या जिसको आप कह सकते हैं हिंदी में हानि होना, नुकसान हो। ठीक है, अब लॉस ऑफ असेट्स मतलब देखिए कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके बुक्स के अंदर जो असेट की वैल्यू दिख रही है प्रैक्टिकली उस असेट की उतनी वैल्यू ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके बुक्स में कोई असेट है जो कि दिख रहा है से 10 लाख रुपए का, लेकिन उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपए है, इससे ज्यादा उसकी मार्केट वैल्यू नहीं। तो देखा जाए तो आपने खामखा उसे 10 लाख का दिखा रखा है, आपको उसे कितने का दिखाना चाहिए? 8 लाख का। तो ये 2 लाख रुपए जो है इसको हम बोल देते हैं इम्पेयरमेंट। या दूसरे अक्षरों में से एक एग्जांपल और देता हूं, सपोज आपने अपनी बुक के अंदर असेट दिखा रखा है 10 लाख रुपए का, ठीक है, लेकिन इस असेट का अगर आप बहुत अच्छे से भी फ्यूचर में यूज करते हैं तो यूज करके भी आप हद मार के इससे जो बेनिफिट्स ले सकते हैं वो 7 लाख रुपए के ले सकते हैं, इससे ज्यादा आप इसकी वर्थ ले ही नहीं सकते। ये आपने एस्टिमेट किया तो कहीं ना कहीं 3 लाख रुपए का जो है आपको नुकसान हो रहा है, तो इस चीज को बोला जाएगा इम्पेयरमेंट। देखिए इम्पेयरमेंट बेसिकली हम क्यों बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, उसके पीछे कारण क्या होता है? तो देखिए बड़े सिंपल अक्षर के अंदर कहीं ना कहीं इसके पीछे जो लॉजिक है वो है प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या होता है कि कोई भी फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो उसको एंटिसिपेट करके चलिए, उसको एडवांस में ही रिकॉर्ड करके चलिए। अब इम्पेयरमेंट कब निकलेगा, कौन से उसके इंडिकेशंस होंगे, क्या उसके मेथड्स होंगे, किस बेसिस पे हमें वैल्यू निकालनी है, इम्पेयरमेंट को कैसे बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है, वो सारी की सारी बातें एक एक करके हम इंड AS 36 के अंदर आपके साथ डिस्कस करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पेयरमेंट लॉस का मतलब क्या होता है? अमाउंट बाय विच कैरिंग अमाउंट ऑफ एन असेट। कैरिंग अमाउंट क्या होता है? जिस वैल्यू पर आपने अपने असेट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा रखा है उसको आप क्या बोलते हैं? कैरिंग अमाउंट ऑफ एन असेट, या उसको आप बुक वैल्यू ऑफ असेट भी बोलते हैं। लेकिन इंड AS ने वर्ड यूज किया कैरिंग अमाउंट, तो आप थ्रू आउट कोशिश करिएगा कि कैरिंग अमाउंट ही यूज हो। या कैश जनरेटिंग यूनिट। अब कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होती है ये हम बहुत जगह ऑलरेडी देख चुके हैं। स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल ग्रुप ऑफ असेट्स दैट जनरेट्स लार्जली इंडिपेंडेंट कैश इनफ्लोस। जैसे एग्जांपल के तौर पर एंटिटी के पास 5 बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, इन 5 बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग को हमने लेट आउट कर रखा है और उससे हमारे पास अच्छी खासी रेंटल इनकम आती है, और 4 बिल्डिंग्स के अंदर हम अपना जो है बिजनेस रन कर रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट्स हमने सेट कर रखे हैं। अब ये जो एक बिल्डिंग जिसको लेट आउट कर रखा है जिससे रेंटल इनकम आ रही है वो एक इंडिपेंडेंट कैश फ्लो आपको दे रहा है, यस और नो। तो आप क्या करते हैं, बोल देते हैं कि ये बिल्डिंग जो है आपके लिए एक तरह से क्या हो गई है? कैश जनरेटिंग यूनिट हो गई है, जो कि इंडिपेंडेंट कैश फ्लो दे रही है। देखिए कैश जनरेटिंग यूनिट के अंदर हो सकता है कि सिर्फ एक ही असेट हो सकता है मल्टीपल असेट हो, मतलब मोर देन 1 असेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें ये देखना है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा बेसिकली स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल ग्रुप ऑफ असेट है जिससे हम इंडिपेंडेंट कैश इनफ्लो जनरेट कर सकते हैं। सपोज इस 5 बिल्डिंग में से एंटिटी ने अपनी 2 बिल्डिंग्स जो है किसी कंपनी को लेट आउट कर रखी है, सेम कंपनी को, और कंपनी ने ये बोल के ही लिया था कि हम लेंगे तो दोनों बिल्डिंग लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ठीक है, तो वो 2 बिल्डिंग जो है आपके लिए एक तरह से क्या बन गई? एक सेपरेट कैश जनरेटिंग यूनिट बन गई, और 3 में आप अपना बिजनेस चला रहे हैं तो वो जो है आपके लिए एक अपना अलग कैश जनरेटिंग यूनिट हो। तो उसने यही बोला कि इम्पेयरमेंट लॉस क्या है? अमाउंट बाय विच कैरिंग अमाउंट ऑफ एन असेट या कैश जनरेटिंग यूनिट, कुछ भी हो सकता है, एक्सीड इट्स रिकवरेबल अमाउंट। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि यहाँ पर सपोज हमने 10 लाख का सेट दिखा रखा है, तो ये क्या है? हमारा कैरिंग वैल्यू। लेकिन अगर उसकी मार्केट वैल्यू 8 लाख है, इसका मतलब उसका रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 8 लाख। तो जितने से वो एक्सीड कर रहा है, कितने से एक्सीड कर रहा है? 2 लाख रुपए से, तो ये क्या कहलाएगा? आपका इम्पेयरमेंट लॉस। समझ में आई बात? अब ये रिकवरेबल अमाउंट किस तरीके से निकलता है इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ऑफ एन असेट इज हायर ऑफ इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। जो भी उसकी फेयर वैल्यू है उसमें से कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल लेस कर दें, एंड
वैल्यू इन यूज, जो उसकी वैल्यू इन यूज है, तो दोनों में से जो भी हायर होगा वो जो है आपका क्या कहलाएगा, रिकवरेबल अमाउंट। अब ये सर वैल्यू इन यूज क्या है, देखिए अभी मैंने आपको बताया था इस एग्जांपल के अंदर कि आपके पास जो असेट है अगर आप उसे अपना फ्यूचर में यूटिलाइज करते हैं तो उससे आप 7 लाख रुपए तक के बेनिफिट जनरेट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू इन यूज है। लेकिन अब हम इसमें क्या करते हैं, सपोज आपने एस्टिमेट किया कि फर्स्ट ईयर में 3 लाख के बेनिफिट मिलेंगे, नेक्स्ट ईयर में 2 लाख के मिलेंगे, थर्ड ईयर के अंदर 4 लाख के मिलेंगे, तो हम इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और जो प्रेजेंट वैल्यू होती है, जो इस बेनिफिट्स हमें मिलेंगे फ्यूचर में इस पर्टिकुलर असेट को यूज करके, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो क्या कहलाएगी, वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड टू बी ड्राइव फ्रॉम द असेट और कैश जनरेटिंग यूनिट। याद रखिएगा पूरे इंड एएस के अंदर अगर मैं कहीं लिखना भी भूल जाऊं तो जहां जहां वर्ड असेट आएगा साथ में और करके कैश जनरेटिंग यूनिट बाय डिफॉल्ट जो है वो लगेगा, उसमें कोई सोचना ही नहीं। तो रिकवरेबल अमाउंट क्या होगा, हायर ऑफ जो भी उसका फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू एक तरह से मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, उसे कंपेयर करेंगे वैल्यू इन यूज से, और जो भी दोनों में से हायर होगा वो क्या कहलाएगा, रिकवरेबल अमाउंट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाला पार्ट एकदम क्लियर होता है। अब इसके बाद आते हैं जी कॉर्पोरेट असेट्स क्या होते हैं। कॉर्पोरेट असेट्स आर असेट्स अदर देन गुडविल दैट कंट्रीब्यूट टू फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ बोथ द कैश जनरेटिंग यूनिट अंडर रिव्यू एंड अदर कैश जनरेटिंग यूनिट्स। मतलब देखो सीधी सी बात है, ग्रुप ऑफ असेट्स इज द कॉर्पोरेट असेट। आपके पास 5 बिल्डिंग थी तो ये 5 बिल्डिंग जो है कंबाइनली आप इसको क्या बोल देंगे, कॉर्पोरेट असेट। अब इसमें से आपने एक बिल्डिंग आपकी अलग सीजीयू थी और एक आपकी ये 4 बिल्डिंग जिसमें आप बिजनेस चला रहे हैं ये आपकी अलग कैश जनरेटिंग यूनिट है, ठीक है, 2 सीजीयू हैं। तो इन दोनों सीजीयू में मिला करके जितने असेट्स हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, कॉर्पोरेट असेट्स। अब आप कहेंगे सर लिखा हुआ है अदर देन गुडविल, जी हाँ, गुडविल जो है इंटेंजिबल्स भी आ सकते हैं लेकिन जो है उसके अंदर गुडविल बिल्कुल भी नहीं आएगी। यू कैन इंक्लूड इंटेंजिबल्स इन कॉर्पोरेट असेट्स, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो है आपका गुडविल नहीं आएगी, ये बात ध्यान आपको इसके अंदर रखनी है, ठीक है। और अब ये क्या लिखा हुआ है, कैश जनरेटिंग यूनिट अंडर रिव्यू एंड अदर कैश जनरेटिंग यूनिट। सपोज आप जो इंपेयरमेंट लॉस है वो इस बिल्डिंग का निकालने के लिए चेक कर रहे हो, रिकवरेबल अमाउंट एंड कैरिंग अमाउंट ये सब, तो जिसका आप इंपेयरमेंट लॉस निकाल रहे हो उसको बोल दिया गया सीजीयू अंडर रिव्यू, और अभी आप इसका नहीं निकाल रहे तो इसको बोल दिया गया अदर कैश जनरेटिंग यूनिट्स। तो इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। कॉर्पोरेट असेट्स इज सिंपली द बल्क ऑफ असेट्स, द ग्रुप ऑफ असेट्स इंक्लूडिंग द इंटेंजिबल असेट्स अदर देन द गुडविल। तो ये था एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी पार्ट्स पे डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं इम्पेयरमेंट सिचुएशंस की। तो देखिए अभी हमने जब इम्पेयरमेंट लॉस की डेफिनेशन पढ़ी तो उससे ही हमें हिंट मिल गया असेट को कब इम्पेयर करोगे, जब उसका कैरिंग अमाउंट जो है ज्यादा होगा उसके रिकवरेबल अमाउंट्स। अब होता क्या है, हर एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, देखिए आप ये बात ध्यान रखिएगा जब भी आप इंड एएस में आंसर लिख रहे हैं तो कभी भी ये ना लिखें कि एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि ये इंड एएस कभी भी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर वर्ड यूज नहीं करता, वो यूज करता है एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। समझ में आई बात, ये बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा आपको इसकी जगह वर्ड यूज करना है एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। थ्रू आउट इंड एएस आप कहीं पे भी देखिए। एंटिटी नीड्स टू असेस whether there is any indication that an asset may be impaired। मैनेजमेंट को ये देखना है कि भैया कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं जो ये बता रहे हैं कि असेट को इम्पेयर करो। अब सर ऐसे कौन से इंडिकेशंस हो सकते हैं, देखिए ये एक्सटर्नल इंडिकेशंस हो सकते हैं, ये इंटरनल इंडिकेशंस हो सकते हैं, दोनों पे अभी हम बात करेंगे। तो उनको ध्यान में रखते हुए देन मैनेजमेंट विल टेक द कॉल कि हम इम्पेयरमेंट के लिए जाएं या ना जाए। However, in case of following assets, impairment test is mandatory at least 10। लेकिन भैया ये कुछ ऐसे केसेस बताने जा रहे हैं जहां पर साल में कम से कम एक बार इम्पेयरमेंट करना ही करना है। कौन से केसेस हैं सर? सबसे पहला, ऐसे इंटेंजिबल असेट जिनकी इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ हो, उसको आपने साल में कम से कम एक बार इम्पेयरमेंट करना है। और एक बार जैसे अगर आपने ये फॉर्मेट बना लिया कि आप सेकंड क्वार्टर में इम्पेयर करते हैं तो फिर हर साल आप सेकंड क्वार्टर के अंदर ही इम्पेयरमेंट उसका करेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि आपने एक फाइनेंशियल ईयर में तो क्वार्टर 1 में किया और अगले फाइनेंशियल ईयर में सीधे क्वार्टर 4 में किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपने एक बार टाइम पीरियड सिलेक्ट कर लिया ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, उसी में जो है उसको आपको हर साल इम्पेयर करना है। ये आगे भी हम देखेंगे, इसे नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। इंटेंजिबल असेट
नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, ऐसे इंटेंजिबल्स हो सकते हैं जिसकी डेवलपमेंट कॉस्ट आप बुक्स में रिकॉग्नाइज करना शुरू कर चुके हैं लेकिन वो अभी आपके पास अवेलेबल फॉर यूज नहीं हुआ है, माइट बी बिकॉज ऑफ लीगल रीजंस और माइट बी एनी अदर रीजन, ऑपरेशनल रीजंस भी हो सकते हैं, तो उसको भी आपने एनुअली साल में कम से कम एक बार इंपेयर करना है। टेस्ट गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन फॉर इंपेयरमेंट एनुअली। देखिए बिजनेस कॉम्बिनेशन सरल अक्षरों में अमलगमेशन की, अगर आपने कोई बिजनेस एक्वायर किया था और उसमें आपने गुडविल की पेमेंट करी थी तो आप ये देखेंगे कि वो जो गुडविल की आपने पेमेंट करी थी वो आपको इंपेयरमेंट एनुअली जो है वो करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी कौन से ऐसे इंडिकेशंस हो सकते हैं। तो एक्सटर्नल हो सकते हैं जी, इंटरनल हो सकते हैं। अब एक्सटर्नल, सबसे पहले मार्केट वैल्यू ऑफ असेट डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली। हो सकता है मार्केट वैल्यू जो है असेट की बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर कम हुई। देखिए कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस आ जाते हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाता है, तो आपके पास हो सकता है कि कोई ऐसा असेट हो जो ओल्ड टेक्नोलॉजी का, उससे बहुत ज्यादा अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई हो और आपके असेट की वैल्यू सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा डाउन हुई हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड, सिग्निफिकेंट चेंजेस विद एन एडवर्स इफेक्ट इन द मार्केट कंडीशन इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, लीगल एनवायरमेंट। तो हो सकता है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस हो रहे हो, मार्केट कंडीशंस चेंज हो रही हो, एडवर्स इंपैक्ट हो और जिसकी वजह से बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिले। जैसे कोविड का पीरियड था तो कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट में हर किसी बिजनेसेस को बहुत झटका लगा है, चीजें कोई प्राइजेस जो हैं बहुत ज्यादा स्लैश डाउन हुए, खासकर असेट मार्केट के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि क्या हमें अपने असेट्स को इंपेयरमेंट करने की जरूरत है। इंक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट्स और राइज इन जनरल एक्सपेक्टेशन अबाउट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या है, मैं आपको इसको सरल अक्षरों में समझाता हूँ। देखिए अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स मतलब सपोज फिक्स डिपॉजिट पे रखने में अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल रहा है या डेट फंड्स जो है उसके ऊपर बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो उससे होता क्या है, जब डेट फंड्स या फिक्स डिपॉजिट्स में रिटर्न अच्छे मिल रहे होते हैं, सपोज 6 मिल रहे थे वो बढ़ के 7 हो गए, फिर बढ़ के 8 हो गए, ठीक है, तो उससे होता क्या है, जब डेट फंड्स में रिटर्न बढ़ने शुरू होते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन है रिटर्न की वो बढ़नी शुरू हो जाती। कैसे बढ़नी शुरू हो जाती है भैया, एक बात बताओ, अगर मुझे डेट में 8% का रिटर्न मिल रहा है और इक्विटी मार्केट के अंदर 8% का रिटर्न मिल रहा है तो मैं कहां जाऊंगा, डेट में पसंद करूंगा। तो मेरा इक्विटी मार्केट में एक्सपेक्टेशन रहेगी कि कम से कम 15 से 16% का रिटर्न मिले तो मैं वहां पे जाऊं। 8-9% का ही लेना है तो डेट मार्केट में लिए ठीक है। तो जब भी मार्केट इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, जनरल एक्सपेक्टेशन बढ़ती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो वो ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस को इंक्रीज करता है। अब इससे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए अगर आप सपोज 1000 रुपीज है, इसका आप पीवी फैक्टर निकालें 6% से, ठीक है, 6% से निकालें, फिर 7 से निकालें, फिर 8% से। अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालें एक बार 6% से, फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालें 7% से, फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालें आप 8%, तो आप देखेंगे कि जितना आप हायर डिस्काउंटिंग रेट लेते जाएंगे उतनी प्रेजेंट वैल्यू कम होती चली जाएगी। अगर यहाँ पर सपोज x आएगी तो यहाँ पर x माइनस a और कम आएगी, यहाँ पर x माइनस 2a और कम आएगी। तो आप देखेंगे कि जितना ज्यादा आप इंटरेस्ट रेट लेते हैं, जितना हाई डिस्काउंटिंग रेट लेते हैं, उससे क्या होता है, जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कम आती है। अब प्रेजेंट वैल्यू कम आने से क्या होगा, सपोज आपका एक असेट था, आपने ये एक्सपेक्ट किया उससे अगले 2 साल में आपको बेनिफिट मिलेगा। कितना मिलेगा, 10 लाख रुपए का आपको बेनिफिट मिलता। अब आपने जो है पीवी फैक्टर लिया हुआ था से 10% का, ठीक है, और 10% का लेकर के आपने उसकी पीवी जो है कंप्यूट कर दी। लेकिन अगर वो बढ़ के 12% हो जाता है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, ठीक है, 10 लाख था, बढ़ के वो 12% हो गया, क्या यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू x आ रही थी वो ही यहाँ पर आएगी? नहीं, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी, x माइनस a आएगी, कुछ ना कुछ कम आएगी। यस और नो? तो हुआ क्या, अगर प्रेजेंट वैल्यू कम आई इसका मतलब जो वैल्यू इन यूज है वो क्या हो गया, कम हो गया, और वैल्यू इन यूज कम हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो रिकवरेबल अमाउंट है वो भी आपका कम होता हुआ दिख रहा है। ये एक इंडिकेशन देता है कि आपको इंपेयरमेंट करना चाहिए। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई हो रहे हैं, जनरल एक्सपेक्टेशंस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई हो रही है, तो ये बहुत बड़ा मेजर इंडिकेशन होता है कि हमें इंपेयरमेंट करना चाहिए। कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द एंटिटी इज मोर देन इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन। बहुत ध्यान से देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज एक कंपनी है, लिस्टेड एग्जांपल लेते हैं, लिस्टेड कंपनी है, उसके मार्केट के अंदर जो है सपोज 1 करोड़ शेयर ट्रेड हो रहे हैं, बहुत कम है, बहुत ज्यादा होते हैं इससे, बट सपोज 1 करोड़ शेयर जो है उसके मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है, टोटल 1 करोड़ शेयर्स हैं, ट्रेड कितने हो रहे हैं वो बात की बात है, 1 करोड़ शेयर्स उसके टोटल है और उसके शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू चल रही है सपोज चल रही है 30 रुपीज पर शेयर।
तो उसका अगर मार्केट वैल्यू पूरे बिजनेस का निकाला जाए, मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला जाए, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि जो भी मार्केट वैल्यू आपके शेयर की चल रही है उसको अगर आप अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर से इनटू कर देते हैं तो आपकी मार्केट वैल्यूएशन आ जाती है। तो ये 1 करोड़ इंटू 30 कितना हो गया? 30 करोड़ रुपए आपके बिजनेस की वैल्यू। लेकिन आपकी बैलेंस शीट ये दिखा रही है कि आपके जो नेट असेट्स आपके पास पड़े हुए हैं वो 70 करोड़ रुपए के पड़े हुए हैं। ठीक है, नेट असेट्स मतलब असेट्स माइनस लायबिलिटी। यार मार्केट के अंदर वैल्यूएशन चल रहा है 30 करोड़ का, नेट असेट तुम्हारे पे 70 करोड़ के पड़ रहे, मतलब ये तो फिर या तो ऐसा है कि आपकी कंपनी के ऊपर शेयर होल्डर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि जिस पे 70 करोड़ के असेट पड़े हैं उसकी मार्केट वैल्यूएशन 30 करोड़ कैसे हो सकती है? भाई 70 करोड़ से तो ज्यादा की होनी चाहिए कम से, ठीक है, क्योंकि 70 करोड़ पे तो उस पे नेट असेट पड़े। या ये है कि आपने अपने असेट को अननेसेसरीली ओवर वैल्यू कर रखा है, आपकी असली औकात तो यही है, आपने खामखा नेट असेट 70 करोड़ के दिखा रखे हैं। अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट असेट ऑफ द एंटिटी उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा है तो ये सबसे बड़ा एक एक्सटर्नल सोर्स होता है कि क्या एंटिटी को इम्पेयरमेंट लॉस के लिए जाना चाहिए, और वहां पर ऑडिटर को इम्पेयरमेंट एक बार जरूर करना चाहिए। हो सकता है इम्पेयरमेंट ना हो, जेन्युइनली नेट असेट 70 करोड़ पे क्यों, मार्केट कैपिटलाइजेशन 30 करोड़ का, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन एज एन ऑडिटर एक बार जो है इस चीज को चेक करना चाहिए कि भैया इम्पेयरमेंट प्रोविजंस प्रॉपर्ली लगे हैं या नहीं लगे। इसके बाद इंटरनल सोर्स में फिजिकल डैमेज, ऑब्सोलेंस, यूज ऑफ असेट इज सिग्निफिकेंटली चेंज एज कंपेयर टू प्रीवियसली असेस्ड यूज और एक्सपेक्टेड टू बी चेंज इन नियर फ्यूचर। आप नए असेट्स लेके आ गए, नए प्रोडक्ट प्लांट्स पे शिफ्ट हो गए और नई टेक्नोलॉजी लेके आ गए, जिससे पुराने असेट्स जो हैं उनका यूज सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है और उस वजह से अब उसका इन फ्यूचर उतना आप यूज नहीं ले पाएंगे, तो ये कारण हो सकता है। डिक्लाइनिंग इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द असेट इंक्लूडिंग एनी एक्सपेक्टेशन अबाउट सच डिक्लाइन इन नियर फ्यूचर, इट मे बी इंडिकेटेड बाय कैश फ्लो फ्रॉम असेट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम असेट इंक्लूडिंग प्रोजेक्शंस ऑफ द असेट इन यूज। अब ये क्या है, ध्यान से देखिए, जितनी भी अगर आप देखें ऑटोमोबाइल की कंपनीज, अब इनके पास एक बड़ा डंडा आ गया है कि इनको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट होना। अब इन्होंने प्रोडक्शन प्लांट तो लगा रखे हैं जहां पर डीजल पेट्रोल मैन्युफैक्चरिंग कार्स बन रही हैं, लेकिन उसके अंदर जो इन्होंने अपने असेट का वैल्यूएशन लगा रखा था वो बहुत सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन होता है, क्योंकि उनको पता है 5 से 6 साल के अंदर, अब गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है तो 5 से 6 साल में हमें सारे प्रोडक्शन प्लांट के असेट्स को रिप्लेस करके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को सपोर्ट करने वाले प्रोडक्शन प्लांट्स जो हैं वो लगाने पड़ेंगे। तो इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द असेट इंक्लूडिंग एक्सपेक्टेशन क्या है, 5 से 6 साल अब ये ज्यादा नहीं टिकने वाले, अबाउट सच डिक्लाइन इन नियर फ्यूचर इट मे बी इंडिकेटेड बाय कैश फ्लो फ्रॉम असेट इंक्लूडिंग प्रोजेक्शन। तो होता है क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है इनमें एक लंबी प्रोजेक्शंस बनती हैं 2-2 3-3 साल की, आने वाले समय में क्या इनकी प्रोजेक्शंस हैं प्रॉफिट्स को लेके, कैश फ्लो को लेके, और वहां पर दिखता है एक्चुअली में कि वो असेट से कितनी प्रोडक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहले कितनी थी अब कितनी कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, और वहां पर एक आपको बहुत अच्छा हिंट मिलता है कि उसकी वैल्यू इन यूज जो है फ्यूचर में कम हो रही है, क्योंकि अगर फ्यूचर में उसका यूज कम होगा तो ऑब्वियसली उससे मिलने वाले बेनिफिट्स भी कम होंगे, बेनिफिट्स कम होंगे तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी, प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी तो वैल्यू इन यूज भी कम होगा। तो ये एक इंटरनल सोर्स यहां पर बनता है, और इसका परफेक्ट एग्जांपल ये जो ऑटोमोबाइल कंपनीज को अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे शिफ्ट होना है। तो ये थे एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्स जहां से आपको आइडिया मिलता है कि हमें इंपेयरमेंट के लिए जाना चाहिए। Intangible assets with indefinite useful life or not yet available for use। देखिए, हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि इंटेंजिबल असेट्स जिनका इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ है, या ऐसे इंटेंजिबल जो अभी तक अवेलेबल फॉर यूज नहीं हुए हैं, उनको आपको एनुअली इंपेयर करना ही करना है, ठीक है ना। सो इंटेंजिबल असेट्स विद इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ और नॉट येट अवेलेबल टू बी इंपेयर्ड एनुअली बाय कंपेयरिंग द कैरिंग अमाउंट विद इट्स रिकवरेबल अमाउंट। और ये इंपेयरमेंट आपको करना ही करना है, चाहे एक्सटर्नल इंटरनल इंडिकेशन है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। May be performed at any time during an annual period provided it is performed at the same time every year। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपने फर्स्ट क्वार्टर में किया तो फिर हर रिपोर्टिंग पीरियड के फर्स्ट क्वार्टर में ही आप उसे करेंगे, अगर आपने थर्ड क्वार्टर में किया तो फिर हर रिपोर्टिंग पीरियड के थर्ड क्वार्टर में करें। और याद रखिए, कोशिश करिए वर्ड फाइनेंशियल ईयर ना यूज हो, हम उसकी जगह वर्ड कौन सा यूज करें बार बार, रिपोर्टिंग पीरियड, क्योंकि इंड एएस में ये वर्ड जो है वो यूज किया जाता है, तो हम भी रिपोर्टिंग पीरियड जितना हो सके उतना यूज करें। एन इंटेंजिबल असेट विद इंडेफिनिट लाइफ इज इंपेयर्ड इन फर्स्ट क्वार्टर एवरी ईयर।
during a reporting period, indication demands impairment test in the third quarter as well. अब देखिए, अगर आप हर साल फर्स्ट क्वार्टर के अंदर इम्पेयरमेंट करते हैं लेकिन इंडिकेशंस हैं कि थर्ड क्वार्टर के अंदर भी इम्पेयरमेंट की जरूरत है, तो फिर थर्ड क्वार्टर में भी करेंगे और फर्स्ट क्वार्टर में जो हर साल करते हैं वो तो करना ही करना है. इन दिस केस इम्पेयरमेंट टेस्ट नीड्स टू बी परफॉर्म इन थर्ड क्वार्टर अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर इम्पेयरमेंट टेस्ट इन फर्स्ट क्वार्टर. तो हमें कब करना है? प्रोवाइडेड इट इज परफॉर्म एट द सेम टाइम एवरी ईयर and whenever there is an indication that asset may be impaired. तो ऐसे intangible जिनका indefinite useful life है, not yet available for use है, उसको आपको हर साल impair करना है during the same time frame, और जब भी इंडिकेशन होगा कि आपको ऐसे asset को impairment करने की जरूरत है तो तब भी आपको इसे impairment करना पड़ेगा. Intangible recognized during the current reporting period needs to be tested before the end of current annual पीरियड. अगर आपने कोई इंटेंजिबल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर ही रिकॉग्नाइज किया है तो एक बार एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड में आप ये चेक करेंगे कि वो इम्पेयरमेंट टेस्ट को पास कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब कहीं उसकी कैरिंग अमाउंट जो है वो रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा तो नहीं है. तो ये आपको करना ही करना है. Different intangibles may be impaired at different point of time during the reporting period. ऐसा नहीं है कि आपको during the same time ही सार को, जैसे अगर इसके लिए आप क्वार्टर 1 लेते हैं, इसके लिए क्वार्टर 3 ले सकते हैं, तो अलग अलग टाइम हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इन इम्पेयरमेंट टेस्ट प्रीवियस ईयर्स रिकवरेबल अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल मे बी कंसिडर्ड प्रोवाइडेड. अब देखिए, ये बड़े ध्यान से समझिएगा. सपोज आप करंट ईयर में करंट रिपोर्टिंग पीरियड जो है इसके अंदर इम्पेयरमेंट कर रहे हैं एट द एंड, तो यहाँ आपको कैरिंग वैल्यू चाहिए प्लस आपको रिकवरेबल अमाउंट चाहिए. अब सपोज किसी भी कारणवश आप ये रिकवरेबल अमाउंट नहीं निकाल पा रहे, भाई कोविड के चक्कर में लॉकडाउन लग गया, नहीं लगा पा रहे, या कोई ऐसी सिचुएशन हो गई कि एक्टिव मार्केट नहीं है, आप रिकवरेबल अमाउंट नहीं निकाल पा रहे बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो आप पिछले साल का जो रिकवरेबल अमाउंट है उसको कंसिडर कर सकते हैं. लेकिन कब? सच एन असेट इज अ पार्ट ऑफ कैश जनरेटेड यूनिट whose recoverable amount has not significantly changed in most recent calculation. अगर वो असेट किसी कैश जनरेटेड यूनिट का पार्ट था और उस कैश जनरेटेड यूनिट की जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं हुई, एंड इन प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड द रिकवरेबल अमाउंट वाज ग्रेटर देन द कैरिंग value by significant margin, and there are remote chances that during current reporting period recoverable amount of intangible asset will be less than the carrying amount of intangible. अब इसको मैं आपको एक बड़े सरल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा. अब इसको एग्जांपल से देखते हैं. सपोज हमारे पास एक कैश जनरेटेड यूनिट है जिसके अंदर हमारे पास एक इंटेंजिबल असेट है, ठीक है, विद इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ, और उसके अलावा 8 जो है अदर असेट्स हैं. टोटल कितने हो गए हमारे पास? 9 असेट्स हो गए इस कैश जनरेटेड यूनिट के अंदर. अब देखिए क्या कहता है ये. Such an asset is a part of cash generated unit whose recoverable amount has not significantly changed in most recent calculation. अब हमने ये देखा कि इस साल जो है इसका रिकवरेबल अमाउंट कितना आया? 170 करोड़ रुपए. पूरी की पूरी जो कैश जनरेटेड यूनिट है उसका रिकवरेबल अमाउंट आया है 170 करोड़ रुपए इन करंट ईयर, और जो प्रीवियस ईयर था उसके अंदर इसका जो रिकवरेबल अमाउंट था वो था सपोज 172 करोड़. कम तो हुआ है लेकिन बहुत इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है, 2 करोड़ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. पहली कंडीशन क्या है? सच एन असेट इज अ पार्ट ऑफ सीजीयू हुज रिकवरेबल अमाउंट हैज नॉट सिग्निफिकेंटली चेंज इन मोस्ट रीसेंट कैलकुलेशन. यस और नो? सेकंड चीज, इन प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड द रिकवरेबल अमाउंट वाज मोर देन द कैरिंग वैल्यू बाय सिग्निफिकेंट मार्जिन. अब इस इंटेंजिबल असेट का जब हमने प्रीवियस ईयर के अंदर कैरिंग अमाउंट निकाला था, तो सपोज वो कैरिंग अमाउंट था इसका 10 करोड़ रुपए और इसका जो रिकवरेबल अमाउंट था वो था 15 करोड़ रुपए सपोज. और उसके बाद उसने क्या बोला? इन द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड रिकवरेबल अमाउंट वाज मोर देन कैरिंग वैल्यू बाय सिग्निफिकेंट मार्जिन, एंड देयर आर रिमोट चांसेस दैट ड्यूरिंग रीसेंट रिपोर्टिंग पीरियड रिकवरेबल अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल असेट विल बी लेस देन द कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल. अब हम इस इंटेंजिबल असेट का करंट ईयर के अंदर वैल्यूएशन जो है वो नहीं निकाल पा रहे हैं, उसका रिकवरेबल अमाउंट नहीं निकाल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन. हमें उससे मतलब नहीं है कौन सा रीजन है. तो क्या हम प्रीवियस ईयर की जो वैल्यू है वो एज रिकवरेबल अमाउंट ले सकते हैं? तो उसने बोला ले सकते हो. पहली चीज, वो उस कैश जनरेटेड यूनिट का पार्ट है जिसकी वैल्यू जो है सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं हुई है. आप कैश जनरेटेड यूनिट की तो आपने ओवरऑल वैल्यू निकाल दी, 170 करोड़ रुपए है और कोई सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं हुई है. सेकंड, पिछले साल इस इंटेंजिबल असेट का जो रिकवरेबल अमाउंट था वो कैरिंग अमाउंट से सिग्निफिकेंटली हायर था, और
अब हमें अगर मैनेजमेंट को ये लगता है कि रिमोट चांसेस ही हैं कि ये वैल्यूएशन कम हुआ होगा, तो फिर आप प्रीवियस ईयर की फिगर ही रिकवरेबल अमाउंट की करंट ईयर की रिकवरेबल अमाउंट ले सकते हैं। समझ में आई बात? तो आपके मन में आ रहा होगा कि हमने पूरे सीजीयू का वैल्यूएशन निकाल दिया, इंटेंजिबल का हम इंडिविजुअली नहीं निकाल पा रहे, क्या ये पॉसिबल है? हो सकता है, ठीक है। अभी हमें प्रोविजन पे फोकस करना चाहिए कि प्रोविजन क्या कहता है, हमें मेन फोकस अभी उसके ऊपर रखना है। तो उम्मीद करूंगा ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद कैश जनरेटेड यूनिट विद गुडविल एलोकेशन, जिसको बारे में हमने पढ़ा भी था कि अगर आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, टेस्ट गुडविल एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन फॉर इम्पेयरमेंट एनुअली। तो देखिए, अगर कोई ऐसी कैश जनरेटेड यूनिट है जिसपे गुडविल दिख रही है, गुडविल एलोकेट हो रखी है, तो वो गुडविल कब हुई होगी? जब आपने किसी का बिजनेस परचेज किया होगा, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो अलाउड है नहीं। तो उसको भी आपको इम्पेयर करना होता है और सारे प्रोविजंस वही हैं, एनुअली करना है, सेम टाइम पे करना है, या जब भी इंडिकेशंस होंगे तब करना है। और उसके बाद कैश जनरेटेड यूनिट रिकॉग्नाइज्ड अगर ड्यूरिंग द करंट पीरियड है तो एक बार एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड से पहले उसे टेस्ट करना है। उसके बाद डिफरेंट कैश जनरेटिंग यूनिट्स में बी इम्पेयर्ड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। सब कुछ वही है, प्रीवियस ईयर रिकवरेबल अमाउंट लिया जा सकता है, वही दो कंडीशंस जो आपने मेरे साथ यहाँ पे पढ़ी थी। तो सब कुछ एकदम सेम है जो आपने यहाँ पढ़ा था, कुछ भी यहाँ पे नया नहीं है, इसीलिए कॉमन पॉइंट्स करके डाल दिया ताकि एग्जाम टाइम पे आपको इतना पढ़ने की जरूरत ना पड़े, कॉमन पॉइंट देख के आपको समझ में आ जाए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तब काम आएंगे, तो इसको एक बार जस्ट अभी समझ के छोड़ देते हैं। सबसे पहले, इंडिविजुअल एसेट्स इन द सीजीयू नीड्स टू बी इम्पेयर्ड बिफोर द इम्पेयरमेंट ऑफ कंप्लीट कैश जनरेटिंग यूनिट। देखिए क्या होता है कि जब आप कैश जनरेटिंग यूनिट है इसका इम्पेयरमेंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर सपोज आपके पास जितने भी असेट्स हैं, ठीक है, तो पहले आप इंडिविजुअल असेट का इम्पेयरमेंट करते हैं, उसके बाद जो है आप क्या करते हैं, पूरी कैश जनरेटेड यूनिट की वैल्यूएशन निकालते हैं और उसका इम्पेयरमेंट करते हैं। अब ये कैसे होता है, इस पे पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन करना है, जस्ट अभी पढ़ के हमें छोड़ना है क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा सा रेलिवेंट है। इंडिविजुअल असेट्स इन सीजीयू नीड्स टू बी इम्पेयर्ड बिफोर द इम्पेयरमेंट ऑफ कंप्लीट कैश जनरेटिंग यूनिट। सिमिलरली, इफ द सीजीयू कंटेन्स मल्टीपल इंडिविजुअल सीजीयूज, देन फर्स्टली सच इंडिविजुअल सीजीयूज नीड टू बी इम्पेयर्ड। कई बार क्या होता है कि सीजीयू 1, सीजीयू 2, ठीक है, सीजीयू 3 और इनको मिला करके एक सीजीयू बन गई, ठीक है। वहां पर पहले इस सीजीयू को इम्पेयर करेंगे, फिर इसको, फिर ओवरऑल जो है आप इम्पेयरमेंट निकालेंगे। सीजीयू टू विच गुडविल मे बी एलोकेटेड विल ऑल्सो बी कवर्ड। ये हम देख चुके। सीजीयू हैविंग इंटेंजिबल्स विद इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ और नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज नीड्स टू बी एनुअली टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट। ऐसे सीजीयू जिसके अंदर ऐसे असेट्स हैं जिनकी इंटेंजिबल असेट्स है, जिनकी इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ है या नॉट अवेलेबल फॉर यूज है, ऐसे सीजीयूज को आपको हर साल इम्पेयर करना पड़ेगा। असेट को तो इम्पेयर करना ही करना है और प्लस वो असेट जिस सीजीयू का पार्ट है उस सीजीयू को भी आपको हर साल जो है एनुअल बेसिस पे इम्पेयरमेंट करना पड़ेगा। तीनों नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट लिखा है। आप एक बार इसको बस अभी पढ़ के छोड़ दीजिए, लेटर ऑन जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको इसका रियल मीनिंग समझ में आएगा। इसको यहाँ डालना इसलिए जरूरी था क्योंकि एग्जामिनेशन रिवीजन के टाइम पे ये यही आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करेंगे, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ रिकवरेबल अमाउंट की। ध्यान से देखिए, हमने देखा था इम्पेयरमेंट लॉस कब होता है, जब कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट जो है वो ज्यादा होता है रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और उसे वैल्यू इन यूज से कंपेयर करते हैं, जो भी दोनों में से हायर होता है। तो यही लिखा है रिकवरेबल अमाउंट क्या है। उसके बाद इन केस ईदर ऑफ द वैल्यू इज मोर देन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट, तो आप इम्पेयरमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से तो आप इम्पेयरमेंट करेंगे, ठीक है जी। चलिए, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्यूट द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, अगर आप ये कंप्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो रिकवरेबल अमाउंट जो है आप वैल्यू इन यूज को ही ले सकते हैं। उस केस में ऐसा नहीं है कि उसे आप जीरो मान लेंगे, उस केस में जो वैल्यू इन यूज है उसी को रिकवरेबल अमाउंट मान लिया जाएगा। ये एक अच्छा पॉइंट है। इसके बाद आप एस्टिमेट्स का यूज कर सकते हैं, एवरेजेस यूज कर सकते हैं, कुछ शॉर्टकट्स कंप्यूटेशनल यूज करना चाहें तो वो सब आप यूज कर सकते हैं फॉर कंप्यूटिंग द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैल्यू इन यूज। इसकी इंड AS परमिशन देता है। अब अगले दो पॉइंट्स बड़े ध्यान से देखिएगा। सपोज आपके पास कोई कैश जनरेटेड यूनिट है और उसके अंदर कोई एक ऐसा इंडिविजुअल असेट है जिसको आपको इंपेयर करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सीजीयू पूरा का पूरा जो है वो इंपेयर होगा। सर लेकिन अभी तो पीछे कुछ ऐसी बात करी थी हमने कि पूरा इंपेयर होगा इंपॉर्टेंट नोट्स में, यहाँ पर कुछ कर तो रहे थे। तो कोई ये क्या पॉइंट था और ये दोनों में डिफरेंस है। अगर आपके पास ऐसा कैश जनरेटेड यूनिट है जिसके अंदर एक इंटेंजिबल असेट है जिसकी इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ है, एक ऐसा इंटेंजिबल असेट है जिसकी इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ है,
तो उस केस के अंदर अगर आप इसको इम्पेयर कर रहे हैं तो कैश जनरेटेड यूनिट को भी इम्पेयर करना पड़ेगा, वो ये पॉइंट था। CGU हैविंग इंटेंजिबल्स विद इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ और नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज ऑफ गुड नीड टू बी एनुअली टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट। इसको भी ऐसी CGU को आपको साल भर हर साल जो है सेम टाइम फ्रेम के अंदर इम्पेयर करना देखना पड़ेगा, इम्पेयरमेंट की जरूरत है या नहीं है। ये अलग पॉइंट था। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है कि अगर CGU में कोई दूसरा असेट है, मैं इंटेंजिबल की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी असेट है, सपोज कोई बिल्डिंग है, अब वो बिल्डिंग आपने इम्पेयर करी क्योंकि रियल स्टेट के अंदर वैल्यू बिल्डिंग्स की बहुत कम हो रही थी, तो अगर एक पर्टिकुलर असेट इम्पेयर हुआ है CGU का, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि CGU के सारे असेट्स इम्पेयर करने की जरूरत हो और CGU को जो है वो हम इम्पेयर करें, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये सिर्फ तभी जरूरी है जब CGU के अंदर कौन से असेट्स हो, हैविंग इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ या नॉट अवेलेबल फॉर यूज, ऐसे इंटेंजिबल असेट्स हो, तभी CGU पे कंपल्शन हो जाती है कि उसको भी आपको इम्पेयरमेंट देखना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा कोई असेट है वो इम्पेयर किया तो डजंट मीन दूसरे असेट्स भी उस CGU के इम्पेयर होंगे या पूरा CGU आपको इम्पेयर करना पड़ेगा। बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, मार्केट इंडिकेटर्स for the impairment of individual asset of CGU may not necessarily provide the indication for the impairment of entire CGU from which such asset belongs। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि CGU का एक asset इम्पेयर हो रहा है तो पूरी की पूरी CGU को इम्पेयर करना पड़े। For example, due to adverse market situation in real estate sector, market value of building may decline. However, it may not be necessary to re-estimate recoverable amount of other assets in cash generating unit because it is obvious that CGU has suffered no impairment। वो तो एक बिल्डिंग का हुआ है भाई, इसका मतलब ये नहीं कि सारे असेट्स का आप इम्पेयरमेंट करने बैठ जाए। तो इसी वजह से ये पॉइंट भी आपको हमने यहाँ पर पढ़ाया था। तो उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आया। बहुत ही अच्छा और रेलिवेंट पॉइंट है, इसे मार्क करिए, एग्जाम टाइम पे जो है आपको इसको अच्छे से देख के जाना है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ना वो अलग से ही समझ में आते हैं। जब आप पढ़ते हैं ना तो अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको मार्क करते हुए चलिए, स्टार मार्क बना लीजिए, कुछ भी करिए, सो दैट और रिवीजन के टाइम पे उनको बहुत फोकस के साथ पढ़ने की जरूरत होती है। क्वेश्चन है, द कैरिंग वैल्यू है बिल्डिंग की ऑफ सन लिमिटेड 300 लाख और उसकी जो वैल्यू इन यूज है वो कितना है 250 लाख, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है कितना 238 लाख। तो रिकवरेबल अमाउंट आपको बताना है। तो देखिए भाई सिंपल है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू इन यूज गिवन है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल गिवन है, दोनों में से जो भी हायर होगा वो आपकी क्या होगी, रिकवरेबल वैल्यू होगी। तो ये आपने देखा किस तरीके से रिकवरेबल अमाउंट जो है वो निकालना होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। अब देखिए सबसे पहले फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो देखिए इंड एएस फेयर वैल्यू की मीनिंग आपको थ्रू आउट आप देखेंगे फेयर वैल्यू का यही मीनिंग देखने को मिलेगा और ये मीनिंग जो है वो इंड एएस 113 जो है आपका, दैट इज फेयर वैल्यू मेजरमेंट, वहां से जो है आपका लिया गया। अब क्या है, इट इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन असेट। अगर आप असेट को बेचने जाते हैं तो उसको बेच के जो आपको पैसा मिलेगा, या अब फेयर वैल्यू जरूरी नहीं असेट की हो, वो लायबिलिटी की भी हो सकती है। सपोज आपने अपनी कोई लायबिलिटी सेटल करनी है, सपोज आपने लोन लिया था, लोन पे अच्छा खासा इंटरेस्ट जुड़ चुका, अब एक्स अमाउंट का लोन लिया था, वाई अमाउंट इंटरेस्ट जुड़ चुका, एक्स प्लस वाई हो चुका, अब आपने इसको रीपे नहीं किया काफी समय से, नाउ यू आर गोइंग टू सेटल इट, ठीक है। तो वो कितने अमाउंट में सेटल हो जाएगा वो भी क्या है, वो लायबिलिटी की फेयर वैल्यू है। तो पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी, ठीक है। हो सकता है आपको एक्स प्लस वाई के साथ कुछ लीगल फीस भी देनी पड़ जाए, जेड अमाउंट भी आ जाए, हो सकता है कुछ डिस्काउंट मिल जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अब बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स मतलब कि जब आप बायर एंड सेलर की बात कर रहे हैं तो दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। वो जो है रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए, ये ना हो कि वो रिलेटेड पार्टी है, वो इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए एट द मेजरमेंट डेट, ठीक है। मतलब आप फेयर वैल्यू का बड़ा सिंपल मतलब है कि वो प्राइस जो असेट बेच के मिलता या लायबिलिटी को ट्रांसफर करने के लिए हमें पे करना पड़ता अगर हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में ट्रांजैक्शन कर रहे होते, मतलब इंडिपेंडेंटली बायर एंड सेलर होते, वो रिलेटेड पार्टी ना होते। अब कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या भाई, आप बार बार बात करते हैं कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, तो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का मतलब है इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्पोजल ऑफ एन असेट और सीजीयू। अब ये कौन सी हो सकती है, लीगल कॉस्ट हो सकती है, स्टैम्प ड्यूटी हो सकती है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट हो सकती है, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द असेट, ठीक है। एक्सक्लूडिंग फाइनेंस कॉस्ट एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस, ये बात ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए। जो फाइनेंस कॉस्ट है और इनकम टैक्स एक्सपेंस है उसको आपको इसमें कंसिडर नहीं करना है। फाइनेंस कॉस्ट और इनकम टैक्स एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का पार्ट नहीं है,
ठीक है। सेम वे कॉस्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग द बिजनेस, अगर आप बिजनेस को शिफ्ट कर रहे हैं, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, तो वो भी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का पार्ट नहीं होती। तीन चीजें कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में नहीं आएंगी, फाइनेंस कॉस्ट नहीं आएगा, इनकम टैक्स एक्सपेंस नहीं आएगा, और कॉस्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग द बिजनेस जो है वो भी नहीं आएगा। इसके बाद वैल्यू इन यूज। अब वैल्यू इन यूज क्या होता है भैया? सीधी सी बात है, जो भी फ्यूचर कैश फ्लोज हमें एक्सपेक्टेड है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल लेते हो, वो क्या हो जाता है? वैल्यू इन यूज, टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम एन असेट और कैश जनरेटिंग यूनिट। मैंने आपको पहले भी बोलता, जहां जहां असेट आएगा बाय डिफॉल्ट सीजीयू चलेगा ही चलेगा। अब देयर आर सर्टेन रूल्स विच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंड एस। जब आप फ्यूचर कैश फ्लोज निकालते हैं तो पहली चीज मैक्सिमम जो है 5 साल की प्रोजेक्शन लेनी है, अनलेस लॉन्गर पीरियड जस्टिफाइड ना हो। ये उन्होंने बोला, हो सकता है लॉन्गर पीरियड 10-12 साल भी, अगर जस्टिफिएबल है। प्रोडक्शन प्लांट लगा रखा है, 20 साल तक आपको उससे प्रोडक्शन मिलेगी, कोई टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो सकती, कुछ इस तरीके का है, तो ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको लेटेस्ट फाइनेंशियल बजट्स और फोरकास्ट जो मैनेजमेंट ने अप्रूव किया उसके बेसिस पे होना चाहिए। एक्सटर्नल एविडेंस को पूरा का पूरा कंसिडर करके चलना है, ये बात ध्यान रखनी है। रीजनेबल एंड सपोर्टेबल मार्केट एजम्पशंस ऑफ मैनेजमेंट बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशन, जो भी इकोनॉमी की कंडीशंस चल रही है उसके बेसिस पे जो है सारी की सारी एजम्पशन होनी चाहिए। मतलब जब आप फ्यूचर कैश फ्लो निकाल रहे हो तो फुल प्रूडेंस बेसिस पे और खुले दिमाग से सारी इकोनॉमिक कंडीशंस, जो भी आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल हैं, लीगल हैं, पॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिकल हैं, सोशल हैं, वो सबको कंसीडर करते हुए आपको फ्यूचर कैश फ्लोज जो है वो निकालने। एक्सटर्नल एविडेंस को पूरा देना है वेटेज, और मैक्सिमम कोशिश करिए 5 साल के निकले। हाँ, मैनेजमेंट कहती है नहीं 5 साल से ज्यादा भी इस असेट से या सीजीयू से आपको कैश फ्लोज मिलेंगे तो ठीक है, हम जस्टिफाई कर दीजिए, हम उसको भी कंसिडर करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद जब आप डिस्काउंट रेट की बात करेंगे तो देखिए, डिस्काउंट रेट जो आपको लेना है प्री टैक्स रेट लेना है, कि सपोज आप 10% जो है आपका इंटरेस्ट रेट है जिसको आप एज ए डिस्काउंट रेट लेना चाहते हैं, और इकोनॉमी के अंदर जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट चल रहा है सपोज 30% चल रहा है, तो ये नहीं है कि आप पोस्ट टैक्स लें कि इंटरेस्ट -1 माइनस टैक्स रेट करके, ऐसे नहीं लेना। आपको जो है 10% ही लेना है, ये नहीं है कि आप 10% 1 माइनस 0.3 0.7% लें। तो पोस्ट टैक्स रेट नहीं लेना है, प्री टैक्स रेट लेना है, ये गलत होगा। हमें प्री टैक्स रेट मतलब 10% ही लेना है। इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटीज कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द वे एंटिटी फाइनेंस द परचेज ऑफ असेट। सपोज आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 15% है और आपने असेट फाइनेंस करवा रखा है 12% पे। इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या, आपने असेट कितनी वैल्यू पे फाइनेंस करवा रखा है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, से कोई मतलब नहीं है। हमको जो है बेस्ड ऑन मार्केट एक्सपेक्टेशंस, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चल रहा है, वो वैल्यू हमें डिस्काउंट रेट की तरह लेनी है। इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द पीरियड फॉर विच असेट और सीजीयू एक्सपेक्टेड टू जनरेट फ्यूचर कैश फ्लो। सपोज ये एक्सपेक्टेड है कि अगले 5 साल आप उस असेट को यूज करेंगे और अगले 5 साल का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आज के टाइम पे एक्सपेक्टेड है, सपोज वो 8% एक्सपेक्टेड है कि अगर आप 5 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टर्स मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि 8% रिटर्न उसमें मिलना चाहिए, तो आप डिस्काउंट रेट जो है 8% लेंगे। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्री टैक्स लेना है, आप एंटिटी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, आपने एसेट किस रेट पे फाइनेंस करवाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपको जो लेना है फॉर द पीरियड जिसमें वो फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट करेगा, उस पीरियड को ध्यान में रखते हुए आरओआई जो है लेना है एज डिस्काउंट रेट। समझ में आई बात? तो इसके बेसिस पे आपका एक पूरा चार्ट भी है, इसको आप देख सकते हैं, सारी चीजें वही लिखी हुई है इसमें। मेन इसके अंदर एक चीज जो मुझे आपको बतानी है, इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी फ्यूचर कैश फ्लोज, अगर आपके पास फ्यूचर कैश फ्लोज जो है उस असेट को यूज करके फॉरेन करेंसी में आएंगे तो आप क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे वैल्यू को, उसके बाद डिस्काउंट रेट अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी प्रेजेंट वैल्यू, उस पे आप जो है स्पॉट एक्सचेंज रेट, स्पॉट एक्सचेंज रेट मतलब उस दिन का एक्सचेंज रेट जिस दिन आप ये वैल्यूएशन निकाल रहे हैं, वो एक्सचेंज रेट आप प्रेजेंट वैल्यू पे अप्लाई करेंगे, ना कि आप कैश फ्लोज पर सीधे अप्लाई करें। तो सपोज आपके पास $100 एक्सपेक्टेड है, ठीक है, $100 पीवी फैक्टर सपोज आपका 90 आया, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है आपका $90, और सपोज डॉलर का रेट चल रहा है 70 रुपीज, तो फिर ये जो प्रेजेंट वैल्यू आई है इन फॉरेन करेंसी, इसके ऊपर आपको डॉलर का रेट जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है जी, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो सारा टेक्स्ट हमने अभी पढ़ लिया है, अब नेक्स्ट उसके अंदर वीडियो में हम इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। फटाफट अच्छे से आप इसको रिवाइज कर लीजिए, कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो कि आपके दिमाग से स्किप हो जाए। Saturn India Limited is reviewing one of its business segment for impairment. The carrying value of its net assets is 40 million. Management has produced two computation for the value in use of the business segment. The first value
of rupees 36 million excludes the benefit to be derived from a future reorganization, but the second value is 44 million including the benefits to be derived from the future reorganization. सबसे पहली चीज फेयर वैल्यू जो है इसकी आपके पास अवेलेबल नहीं है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। वैल्यू इन यूज अवेलेबल है और उसमें भी दो दे दी उसने, एक इंक्लूडिंग और एक एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। फ्यूचर रीऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हो, तो फ्यूचर रीऑर्गेनाइजेशन हमें नहीं लेना होता, ये हमने देख लिया था। हम वैल्यू इन यूज ही लेंगे 36 मिलियन, यस और नो। ये 44 मिलियन नहीं लेंगे क्योंकि इसके अंदर फ्यूचर रीऑर्गेनाइजेशन भी इंक्लूड है, उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। देयर इज नो एक्टिव मार्केट फॉर द सेल ऑफ बिजनेस सेगमेंट, तो इस वजह से फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल नहीं निकल रहा। वेदर द बिजनेस सेगमेंट नीड्स टू बी इम्पेयर्ड, देखिए सबसे पहली चीज उसकी जो कैरिंग वैल्यू है वो कितना है, 40 है। अब क्योंकि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल नहीं है तो उस केस के अंदर हम रिकवरेबल अमाउंट जो है किसको ले लेंगे, वैल्यू इन यूज को ले लेंगे। और यहाँ पर जो वैल्यू इन यूज है वो आपका कितना लिया जाएगा, वो 36 मिलियन लिया जाएगा क्योंकि दिस इज एक्सक्लूडिंग ऑफ फ्यूचर रीऑर्गेनाइजेशन और वही लेना है। तो अगर रिकवरेबल अमाउंट आपका 36 मिलियन है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो इंपेयरमेंट होगा। इंपेयरमेंट कितने का होगा, लगभग 4 मिलियन का आपको इंपेयरमेंट करना पड़े। बट इसका आंसर कैसे लिख के आना है, ऐसे आप लिख के आएंगे इतना सा तो कुछ ना मिलना आपको नंबर, ये मैं आपको बता दूं। लिखने का तरीका क्या होगा, देखिए सबसे पहले एज पर इंडिया 36 इंपेयरमेंट ऑफ असेट, रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्यूट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, रिकवरेबल अमाउंट इज मेजर्ड बाय रेफरेंस टू वैल्यू इन यूज, ये पॉइंट लिखेंगे। तीसरी चीज, रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट इज एक्सक्लूडेड इन वैल्यूएशन ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, तो आपने पहले प्रोविजन लिखा, अब उसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंगली। अब आपके पास आपने तीनों प्रोविजंस लिख दिए जो इस पे अप्लाई हो रहे हैं, फिर आप अपनी कंप्यूटेशन करके दिखा दीजिए और बता दीजिए कि इंपेयरमेंट लॉस जो है वो 4 मिलियन का होगा। तो इस तरीके से जो है आपको इसका प्रॉपर आंसर प्रेजेंट करके आना है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस तरह का क्वेश्चन आप एग्जाम के अंदर पूरा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मार्स लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग एस्टिमेट्स ऑफ कैश फ्लोज रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन 31 मार्च 20x4, डिस्काउंट रेट इज 15%। कैश फ्लो, अब आपको उसने अगले 5 साल के जो है वो कैश फ्लो बता दिए कि कितने कितने आपके पास हैं और रेजिडुअल वैल्यू जो होगी एट द एंड वो इतनी होगी। तो लास्ट ईयर में जो कैश फ्लो होगा, एक तो ये 2000 होगा प्लस उस समय बेच के 500 भी मिलेंगे, तो लास्ट ईयर का जो कैश फ्लो होगा दैट विल बी 2500, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपने 1 अप्रैल 2000x1 को परचेज किया था और ये आपको डिटेल्स गिवन है X4 से। यूजफुल लाइफ है उसकी 8 साल। देखिए आप एक चीज को समझिए कि आपने इसको यहाँ पर, ये आपका फर्स्ट ईयर है 20x1 20x2 पूरा, ये 1 अप्रैल और यहाँ 31 मार्च रही होगी। फिर नेक्स्ट ईयर आपका होगा 20x2 से 20x3, ठीक है, और फिर आपका होगा 20x3 से 20x, ठीक है। तो यहाँ 31 मार्च। तो ये जो आपको फ्यूचर कैश फ्लोज गिवन है यहाँ पर 5 साल के, 31 मार्च 20x4 ऑनवर्ड्स गिवन है, उसके बाद के 5 साल के आपको गिवन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कॉस्ट गिवन है ये यहाँ पर आपको 1 अप्रैल 2000x1 पे गिवन है कितनी, 20,000 लाख रुपए, ठीक है। ये चीज समझिए ध्यान से। और यूजफुल लाइफ है 8 साल। तो अगर हम देखें यहाँ आपको कॉस्ट गिवन है, 3 साल तो ऑलरेडी लग चुके हैं, यस और नो, तो हमें पहले 3 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेना चाहिए ताकि हम उसका कैरिंग अमाउंट यहाँ पे निकाल सकें। भाई 31 मार्च 2000x4 से आपने मुझे अगले 5 साल के नेक्स्ट 5 इयर्स के फ्यूचर कैश फ्लोज बता दिए, बहुत अच्छी चीज है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इससे मैं जो है वैल्यू इन यूज निकाल लूंगा, क्वेश्चन को हम बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, डिस्काउंटिंग रेट भी बता दिया, और क्या चाहिए, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बता दिया उसने हमें 10,000 लाख, बताओ और क्या चाहिए, फेयर वैल्यू भी बता दी है। लेकिन इसको हमें कंपेयर किससे करना है, इसे हमें कंपेयर करना है कैरिंग अमाउंट से। और कैरिंग अमाउंट कब का बताया उसने, 1 अप्रैल 2000x1 का। तो हमें सबसे पहले इस डेट पे कैरिंग अमाउंट जो है वो क्या है वो निकालना पड़ेगा। तो उसका तरीका, अब देखो 8 साल यूजफुल लाइफ है, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 500 लाख। तो कैसे निकालते हैं, जो भी उसकी कॉस्ट होती है उसमें से रेजिडुअल वैल्यू माइनस की जाती है और यूजफुल लाइफ 8 साल है। तो आप 3 साल आपके बीच में आते हैं, 3 साल का डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए इंटू 3 करके। तो डेप्रिसिएशन आ गया 7313, ओरिजिनल कॉस्ट थी 20,000 लाख, तो कैरिंग अमाउंट बचा 12,687 लाख। ये आपका कैरिंग अमाउंट जो है वो बचता है। अब यहाँ पर अगले 5 साल के आपको जो है कैश फ्लोज गिवन है 2000, 3000, 3000, 4000, लास्ट ईयर का 2500 लेंगे इंक्लूडिंग द रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। तो और फिर आप पीवी फैक्टर लेंगे 15% से, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैश फ्लोज फिर पीवी फैक्टर आपने लिया, इन दोनों को आप इंटू करेंगे तो ये जो है आपका अमाउंट आ गया। और यहाँ पर आप देखिए 2500 लिया है, 2000 प्लस 500 दैट इज इंक्लूडिंग रेजिडुअल, तो ये आपका वैल्यू इन यूज आ गया। फेयर वैल्यू जो है आपको गिवन थी कितनी,
10,000 लाख लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, ये इसमें कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी माइनस कर रखा है। तो आप दोनों को हायर लेते हैं, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का, जो भी दोनों में से हायर होगा दैट विल बी द रिकवरेबल अमाउंट। अब आपका जो कैरिंग अमाउंट आया दैट इज 12,687 और जो आपका रिकवरेबल अमाउंट आया दैट इज 10,000। तो आपका इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो यहाँ पर आ रहा है, तो 2687 का आपका इम्पेयरमेंट लॉस जो है निकल के आता है। कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी ऑन द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ऑल्सो कैलकुलेट द रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, वो भी हमने निकाल दिया। रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन तो वो निकाल लेते हैं। तो ये आपका कैरिंग अमाउंट था, इतना इम्पेयरमेंट लॉस, ये रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। अब रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन क्या होगा, ध्यान से देखिए। आप देखिए जो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है दैट इज 10,000, रेजिडुअल वैल्यू इज 500 और अब बैलेंस लाइफ उसकी कितनी बची है, 5 साल की। भाई 8 साल था, 3 साल का डेप्रिसिएशन लगा ही चुके हो। तो अब जो रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन आपका आएगा दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी 1900। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, इसे अभी आप प्रैक्टिस करिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो थोड़ी सी कमी है इनकी प्रेजेंटेशन के अंदर। वो प्रेजेंटेशन में कमी क्या है कि इनको सबसे पहले यहाँ पर प्रोविजन जरूर देने चाहिए, क्योंकि हम एग्जाम में नहीं लिख के आएंगे तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। तो आप पूरा जो है प्रोविजन लिख के आए कि एज पर इंड AS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट, जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो कब किया जाता है, जब कैरिंग अमाउंट एक्सीड करता है रिकवरेबल अमाउंट से। एक तो वो पॉइंट लिखेंगे, फिर आप बताएंगे कि रिकवरेबल अमाउंट किस तरीके से निकलता है। तो वो 2 बातें जो है आपको जरूर लिख के आनी है, उसके बाद ही आप ये पूरा इस तरीके से प्रेजेंटेशन करें, नहीं तो वो खामखा आपके इसमें मार्क्स थोड़े बहुत 10-20% डिडक्ट कर सकता है। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग एंड मेजरिंग इम्पेयरमेंट लॉस। देखिए बड़ा ही सिंपल है कि अगर आपने असेट को इम्पेयर किया, अब उसके इम्पेयरमेंट लॉस को कैसे रिकॉग्नाइज करना है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे क्या उस असेट को कभी हमने रीवैल्यू किया था, नहीं जी आज तक रीवैल्यू नहीं किया था, तो फिर जितना इम्पेयरमेंट लॉस है वो इमीडिएटली P&L में चला जाएगा। नहीं जी रीवैल्यू किया था, तो उसमें आप ये देखेंगे क्या रिवैल्यूएशन सरप्लस एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। तो उस केस के अंदर भी आप क्या करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस को P&L में ले जाएंगे। लेकिन आपने रिवैल्यू किया था, रिवैल्यूएशन सरप्लस एग्जिस्ट करता है, तो आप क्या करेंगे। देखिए 2 केसेस हो सकते हैं। सपोज रिवैल्यूएशन सरप्लस 3 लाख का है, आपका इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो है 5 लाख का। तो जितना ये एडिशनल है इम्पेयरमेंट लॉस रिवैल्यूएशन सरप्लस से, कितना 2 लाख रुपए, तो ये 2 लाख रुपए जो है ये आप रिकॉग्नाइज करेंगे P&L में। रिकॉग्नाइज इमीडिएटली इन P&L टू द एक्सटेंट लॉस exceeds the revaluation surplus। ठीक है, ऑब्वियसली 5 लाख में से 2 लाख P&L में चला गया और 3 लाख रिवैल्यूएशन सरप्लस से हो जाएगा। अब सपोज रिवैल्यूएशन सरप्लस था 3 लाख का और इम्पेयरमेंट लॉस था 2 लाख का। ठीक है, तो इम्पेयरमेंट लॉस को P&L में लेके जाने की जरूरत नहीं, वो रिवैल्यूएशन सरप्लस से सेट ऑफ होगा। और जो 1 लाख रुपए है वो आप OCI की तरह ट्रीट करेंगे, जो हमने इंड AS में डिस्कस किया था। रिकॉग्नाइज्ड इन OCI टू द एक्सटेंट द इम्पेयरमेंट लॉस डज नॉट एक्सीड द अमाउंट इन द रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर दैट सेम असेट। समझ में आई बात, क्लियर है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस हो रही है। इफ द अमाउंट एस्टिमेटेड फॉर एन इम्पेयरमेंट लॉस इज ग्रेटर देन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट टू विच इट रिलेट्स। सर ऐसा भी हो सकता है? जी हाँ हो सकता है। सपोज कैरिंग अमाउंट आपकी बुक्स में चल रहा था असेट का 10 करोड़ पे, लेकिन इम्पेयरमेंट लॉस जो उस पे निकल गया वो निकल गया 11 करोड़ का। सर ऐसे कैसे हो सकता है? भाई हो सकता है कि पहले ऐसा कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं थी असेट को डिस्पोज करने की, लेकिन अब लीगल रिक्वायरमेंट आ गई है कि उसको असेट को आपको स्पेसिफिक तरीके से डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो ज्यादा निकल आ गया। तो वहां पर आप क्या करेंगे, वो जो नेगेटिव में आ गया उसको आप एज ए लायबिलिटी जो है अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हैं। इफ द अमाउंट एस्टिमेटेड फॉर एन इम्पेयरमेंट लॉस इज ग्रेटर देन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट टू विच इट रिलेट्स, एंटिटी शेल रिकॉग्नाइज अ लायबिलिटी, प्लीज अंडरलाइन लायबिलिटी, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अदर स्टैंडर्ड्स। समझ में आ गई बात? श्योर। इसके बाद पोस्ट इम्पेयरमेंट डेप्रिसिएशन ऑफ असेट बेस्ड ऑन रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट एंड बैलेंस ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। देखिए जो हमने देख लिया है ऑलरेडी, इसके ऊपर हम क्वेश्चन कर चुके हैं कि आप क्या करते हैं, इम्पेयरमेंट करने के बाद जो वैल्यू आती है उसके ऊपर जो है रिवाइज्ड अमाउंट पे जो है आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं फॉर बैलेंस ऑफ द यूजफुल ऑफ लाइफ। इस पे हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके बाद इम्पेयरमेंट के बाद जो डेफर्ड टैक्स असेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकलता है, देखिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इंड AS 12 के अंदर। ठीक है, बस एक ये पॉइंट है यहाँ पर, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हम डेफर्ड टैक्स असेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं इंड AS 12 के हिसाब से, तो वो हम निकालेंगे रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट को उसके टैक्स बेस से कंपेयर करके। अभी आप बस इस पॉइंट को नोट कर लीजिए और स्पेशली इस पे स्टार मार्क कर दीजिएगा कि इसको आपको देखना है विद इंड AS 12। जब इंड AS 12 हो जाएगा तो ये पॉइंट ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा।
इस पे अगर अभी कोई क्वेश्चन भी देखने को मिलता है तो जस्ट इग्नोर इट, जब तक आप इंड AS 12 जो है वो नहीं कर लेते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ एन इम्पेयरमेंट लॉस फॉर अ कैश जनरेटिंग यूनिट एंड गुडविल। बड़े ध्यान से देखिएगा कि अगर कैश जनरेटिंग यूनिट है एंड गुडविल है तो उस केस के अंदर इम्पेयरमेंट लॉस आप कैसे रिकॉग्नाइज और मेजर करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अब यहाँ से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मैं आपको पहले ब्रीफ कर देता हूँ कि अगर कोई ऐसा इंडिकेशन है कि इंडिविजुअल असेट इंपेयर किया जाएगा तो आप जो है रिकवरेबल अमाउंट उस असेट का निकालते हैं और उसको इंपेयरमेंट चेक करते हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल असेट का रिकवरेबल अमाउंट निकालना पॉसिबल नहीं है तो उस केस में वो इंडिविजुअल असेट जिस कैश जनरेटेड यूनिट से बिलोंग करता है उस कैश जनरेटेड यूनिट का आप रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे और इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे। If there is an indication that individual asset may be impaired, recoverable amount of such asset must be computed. However, if it is not possible to compute the recoverable amount of the individual asset, recoverable amount of cash generating unit to which such asset belongs must be computed. तो उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आए। देखिए कब निकालना है, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि अगर इंडिविजुअल असेट का इम्पेयरमेंट कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कैश जनरेटिंग यूनिट का भी इम्पेयरमेंट होगा। लेकिन यहाँ पॉइंट डिफरेंट है, वो कह रहा है कि आप एक इंडिविजुअल असेट को इम्पेयरमेंट करना चाहते हैं, आपको उसका रिकवरेबल अमाउंट नहीं निकल पा रहा है किसी भी कारण से, तो आप क्या करिए पूरे के पूरे कैश जनरेटिंग यूनिट जो है उसका रिकवरेबल अमाउंट निकाल के एक बार चेक करिए। इफ रिकवरेबल अमाउंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा। इफ रिकवरेबल अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल असेट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एन एंटिटी आइडेंटिफाइज द लोएस्ट एग्रीगेशन ऑफ असेट दैट जनरेट लार्जली इंडिपेंडेंट कैश फ्लो। ये वही बात लिखी हुई है कि अगर आप इंडिविजुअल असेट का नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, लोएस्ट एग्रीगेशन ऑफ असेट मतलब एक कैश जनरेटेड यूनिट जो इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट कर रही है उसके बेसिस पे आप जो है इम्पेयरमेंट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ट्रांजैक्शन इसके बेसिस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स बेसिकली, जिससे माइनिंग एंटिटी होती है। अब माइनिंग में क्या होता है, जनरली जहां भी माइनिंग हो रही है वहां से ना एक रेलवे लाइन बिछा दी जाती है जो कि मेन रेलवे लाइन से कनेक्ट हो रही होती है। तो उससे क्या होता है कि माइनिंग का जो भी प्रोडक्ट है जैसे कोयला है वो हाथों हाथ जो है रिफिल हो रहा होता है और फिर वहां से जो है वो मेन लाइन से प्राइवेट लाइन से पहले जाता है मेन लाइन तक और फिर वो जहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट करना है उस सिटी में उस स्टेट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो माइनिंग एंटिटी ओन्स प्राइवेट रेलवे टू सपोर्ट इट्स माइनिंग एक्टिविटी। अब जो प्राइवेट रेलवे है वो कोई इंडिपेंडेंट कैश फ्लो तो जनरेट कर ही नहीं सकती, उसका आप रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालोगे, वैल्यू इन यूज निकाल सकते हो, क्या फेयर वैल्यू निकालोगे। अब रिकवरेबल अमाउंट कैन नॉट बी कंप्यूटेड, देयरफॉर एंटिटी मस्ट एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट टू विच द प्राइवेट रेलवे बिलोंग्स। तो अगर वो माइन जहां पर माइनिंग एक्टिविटी हो रही है वो एक अपने आप में पूरी कैश जनरेटिंग यूनिट है तो प्राइवेट रेलवे उसका पार्ट माना जाएगा और पूरी CGU का जो है रिकवरेबल अमाउंट निकाल करके इम्पेयरमेंट चेक किया जाएगा। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। टूर एंड ट्रेवलर्स एंटिटी हैव द कॉन्ट्रैक्ट विद द लोकल अथॉरिटी टू रन द बस सर्विस एट 5 डिफरेंट रूट्स। लोकल अथॉरिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, 5 डिफरेंट रूट्स पे जो है बस सर्विस ऑपरेट करेंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि 5 रूटों पे बस चलानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि जो प्रॉफिटेबल रूट है उस पे आप बस चलाएं। कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कैंसल्ड रिसाइंड फॉर अ पर्टिकुलर रूट and needs to accepted as a whole। तो अब यहाँ पर आप देखिए, क्या आप हर रूट को एक अलग कैश जनरेटिंग यूनिट मान सकते हैं? नहीं मान सकते। पूरे के पूरे 5 रूट्स जो है वो कंबाइनली अपने आप में CGU रिप्रेजेंट करते हैं। लोएस्ट लेवल ऑफ एट्रीब्यूटेबल आइडेंटिफिएबल कैश इनफ्लो दैट आर इंडिपेंडेंट इज द कैश इनफ्लो जनरेटेड बाय 5 रूट्स टुगेदर। तो 5 रूटों को मिलाकर ही आप एक सिंगल CGU बनाएंगे, आप इंडिविजुअल रूट पे जो है कंप्यूटेशन नहीं कर सकते। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, असेट used in output produced for inter process transfer और internal consumption, जिसको आप जो है कैप्टिव कंजम्पशन भी बोलते हैं। वर्ड ये आपने बहुत बार सुना होगा। कैप्टिव कंजम्पशन क्या होता है कि सपोज हम पहले कोई रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल X, उसको प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करके कुछ हमारा आउटपुट तैयार होता है, ठीक है, आउटपुट तैयार हुआ से Y। अब वो आउटपुट जो है हमारे नेक्स्ट प्रोसेस में जाता है जहां पर उससे हम आउटपुट Z बनाते हैं। अब ये जो आउटपुट Y है ये भी मार्केट के अंदर बिक सकता है, लेकिन हम इसे बेचते नहीं है, हम आगे अपने नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करके आउटपुट Z में जो है उससे प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो प्रोडक्ट Y बन रहा है X को प्रोसेस करके, Y को आप क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए इंटरनली कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसी चीज को हम कैप्टिव कंजम्पशन भी बोलते हैं। तो अब क्या कहता है इंड AS, बड़े ध्यान से देखिएगा। इफ असेट्स आर यूज्ड इन आउटपुट प्रोड्यूस्ड
दैट विल बी इंटरनली कंज्यूम। असेट्स आपने यूज किए हैं उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने में जो इंटरनली कंज्यूम होते हैं, और यूज्ड इन इंटर प्रोसेस ट्रांसफर। अब जैसे आउटपुट y है, इसको प्रोड्यूस करने में कुछ ना कुछ ग्रुप ऑफ असेट्स तो यूज हो रहे होंगे। GOA लिख रहा हूँ, मतलब ग्रुप ऑफ असेट्स कुछ ना कुछ तो यूज हो रहे होंगे। तो देखिए वो ग्रुप ऑफ असेट जो है उसको आप अपने आप में एक कैश जनरेटिंग यूनिट मान लेते हैं। अब आप ये नहीं कहेंगे कि भाई ये अपने आप में तो इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट ही नहीं कर रहा, क्योंकि हम तो इसका सारा का सारा जो भी आउटपुट आता है वो प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देते हैं आउटपुट Z बनाने के लिए। तो वही इंड AS 36 कह रहा है कि देखिए आपका रॉ मटेरियल X प्रोसेस करके एक प्रोडक्ट बन रहा है भाई, ठीक है, आप उसको बेच नहीं रहे, वो एक अलग चीज है, आप उसे नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक एक्टिव मार्केट तो है ना जहां उसे बेचा जा सकता है। तो अगर उसकी एक्टिव मार्केट है जहां उसे बेचा जा सकता है, तो इसके जितने भी ग्रुप ऑफ असेट्स हैं उसे एक सेपरेट कैश जनरेटिंग यूनिट बोला जाएगा। इफ असेट्स आर यूज्ड इन आउटपुट प्रोड्यूस दैट विल बी इंटरनली कंज्यूम्ड और यूज्ड इन इंटर प्रोसेस ट्रांसफर, देन सच asset or group of asset will be considered separately as cash generated unit for the purpose of impairment, provided such output can be independently sold in the market। अगर independently बेचा जा सकता है, can be, तो आप उसे एक CGU मान। It is immaterial to test whether output produced is internally consumed or partially sold and partially consumed। ये आपको बिल्कुल भी नहीं देखना कि वो इंटरनली कंज्यूम हो रहा है, आप उसे कुछ बेच रहे हैं, कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, सर इससे आपको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये है कि जो आउटपुट बन रहा है और अगर उसका एक एक्टिव मार्केट है, उसे बेचा जा सकता है, तो वो एक CGU बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैप्टिव कंजम्पशन पे, क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का देखने को मिल सकता है। इफ द आउटपुट इज ट्रांसफर्ड एट कॉस्ट प्लस मार्कअप, ये जनरली आपने देखा होगा अर्लियर स्टेज पर जब आप कॉस्टिंग पढ़ते हैं कि जब प्रोसेस होता है और यहाँ पर जैसे इस डिपार्टमेंट में कोई आउटपुट बना तो वो अगले में जब ट्रांसफर होता है तो मार्कअप का कॉन्सेप्ट होता है कि कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे ना ट्रांसफर करके कुछ उसमें प्रॉफिट ऐड करके जो है नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन यूनिट प्रोसेस डिपार्टमेंट टू अनदर यूनिट, देन कंप्यूटिंग द वैल्यू इन यूज। जब आप वैल्यू इन यूज निकालेंगे, अब वैल्यू इन यूज भाई इसको अगर आपने कैश जनरेटिंग यूनिट मान लिया है जहां ये आउटपुट वाई बन रहा है, इसके जितने भी ग्रुप ऑफ असेट्स हैं, तो अब इसका वैल्यू इन यूज निकालेंगे। अब वैल्यू इन यूज निकालेंगे वो किस पे बेस्ड होता है? वो बेस्ड होता है फ्यूचर कैश फ्लोज पे। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं वो हम किस बेसिस पे लें, कॉस्ट बेसिस पे ले या कॉस्ट प्लस मार्कअप बेसिस पे ले? तो उसने इसका ही जवाब दिया, एंटिटी शैल यूज मैनेजमेंट बेस्ट एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर प्राइस दैट कुड बी अचीव्ड इन आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन। आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन मतलब कि अगर ये जो आउटपुट यहाँ बन रहा है वाई, इसको आप मार्केट में बेचने जाते हैं तो वो मार्केट में कितने का बिक सकता है। आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन कि अगर आप इंडिपेंडेंट मार्केट ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये आउटपुट वाई मार्केट में कितने का बिक सकता है, वो वैल्यू जो है आप कंसीडर करेंगे फ्यूचर कैश फ्लोज में। मतलब कॉस्ट, देसी भाषा में कॉस्ट प्लस मार्कअप, लेकिन मतलब प्रॉफिट ले सकते हैं, कॉस्ट बेसिस पे आपको फ्यूचर कैश फ्लोज नहीं निकाले, कॉस्ट प्लस मार्कअप लेके निकालें, लेकिन वो वैल्यू कौन सी लेनी है? वो सेल्स वैल्यू आपको लेनी है जिस वैल्यू पर एक मार्केट के अंदर इस आउटपुट वाई को जो है वो बेचा जा सकता है, वो वैल्यू जो है आपको लेनी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगर एक बार किसी पर्टिकुलर असेट को आपने किसी कैश जनरेटेड यूनिट में ले लिया तो आप हर साल उसे उसी पर्टिकुलर CGU का पार्ट बनाएंगे। ये नहीं है कि इस साल किसी CGU का पार्ट बना दिया उस असेट को, अगले साल किसी और CGU का पार्ट बना दिया, ऐसा जो है आप नहीं कर सकते। और करते भी हैं तो बस याद रखिएगा कि उसको आपको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसके बाद एलोकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज टू CGU। देखिए अगर CGU में कोई लायबिलिटी भी है तो आप ये चेक करेंगे कि अगर आप उस CGU को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो क्या बायर को लायबिलिटी एज्यूम करनी पड़ेगी, तो और इसका आंसर येस है, तो फिर जो है आप लायबिलिटी को कंसिडर करेंगे उस कैश जनरेटेड यूनिट का कैरिंग वैल्यू निकालते हुए। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज हमने एक बस ले रखी है जिसके अगेंस्ट लोन है सपोज 20 लाख रुपए का। अब अगर हम वो बस को देखें तो वो सपोज एक बस ही हमारे आप में CGU है क्योंकि उससे हम इंडिपेंडेंट कैश इनफ्लो ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ये बस ट्रांसफर करते हैं तो भैया ये लोन का अमाउंट भी तो है, ये सुनो, तो ये जो लोन है, ये जो लायबिलिटी है, ये CGU का पार्ट है। अब लोन 20 लाख का है और सपोज इस बस की जो फेयर वैल्यू लेस डिस्पोजल वैल्यू है वो है 80 लाख रुपए। आप CGU की वैल्यू जो लेंगे वो लेंगे 80 लाख माइनस 20 लाख, दैट इज जो है आपका कितना आएगा 60 लाख रुपीस आप CGU की वैल्यू लेंगे। व्हाइल एलोकेटिंग द लायबिलिटीज टू CGU द टेस्ट विल बी वेदर इन केस ऑफ डिस्पोजल ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट बायर नीड्स टू एज्यूम लायबिलिटी। भैया बस ले रहा है तो उसके पीछे जो लोन चल रहा है वो भी उसके मत्थे पड़ेगा। इफ द आंसर इज अफर्मेटिव then such liability will be adjusted while computing the recoverable amount and carrying amount of cash generating unit, ठीक है। तो
बहुत ही अच्छे प्रोविजंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो जिसमें आपने मल्टीपल इंपॉर्टेंट थ्योरी के पॉइंट्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किसी से भी आपका क्वेश्चन ड्राफ्ट करके पूछा जा सकता है। एलोकेटिंग गुडविल टू द कैश जनरेटिंग यूनिट्स, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़े ध्यान से एक एक चीज सुनिएगा, क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। देखिए टॉपिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरी एंटिटी को जो है मर्ज किया, एक्वायर किया, एज द केस में भी। अब दो एंटिटीज का अगर एक्विजिशन हुआ है तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही उस मर्जर एंड एक्विजिशन से, यस और नो। तो वहां पर अगर सपोज फर्म ए है, उसने एंटिटी बी को पेमेंट करी है, और पेमेंट जब करी है तो ऑब्वियसली उसमें गुडविल की भी कुछ ना कुछ पेमेंट करी होगी। तो वो जो गुडविल की पेमेंट करी है फर्म ए ने एंटिटी बी को, तो वो जो गुडविल का अमाउंट है वो एंटिटी ए की जितनी भी कैश जनरेटेड यूनिट्स हैं सब पर एलोकेट किया जाएगा, किसी स्पेसिफिक कैश जनरेटेड यूनिट पे एलोकेट नहीं किया जाएगा। सपोज भाई ए ने बी को बिजनेस को एक्वायर किया, अब हो सकता है कि ए के जो है 3 कैश जनरेटेड यूनिट्स हो, ठीक है, और यहाँ पर बी के जो असेट्स आए वो हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक सीजीयू के लिए ही आए हों, बाकी 2 सीजीयू से लेना देना ना हो, बट फिर भी जो गुडविल का अमाउंट अगर पे किया है तो ए की जो तीनों कैश जनरेटिंग यूनिट्स हैं उन तीनों सीजीयूज में वो गुडविल का अमाउंट एलोकेट होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट्स कि बिजनेस बी के जो असेट्स थे वो बिजनेस ए के सारे सीजीयूज में इनकॉर्पोरेट हुए या नहीं हुए। देखिए इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन, अभी एग्जांपल्स देखेंगे बहुत सारे नीचे हैं, अभी देखिए जरा एक बार। इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन इफ द कंसिडरेशन इज पेड for goodwill, then it be allocated to all the cash generated units which will get the benefits from such business combination। जिस को बेनिफिट मिलेगा वो उन सब CGOs पे जो है आप उस गुडविल को एलोकेट करोगे। It is irrespective of the fact whether any asset or liability acquired in the process of business combination is allocated टू सच कैश जनरेटेड यूनिट और नॉट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उस पर्टिकुलर बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो असेट और लायबिलिटी लिए हैं वो आप उस सीजीयू में एलोकेट करते हैं या नहीं करते। मैंने क्या बोला, एक ही 3 सीजीयू है, 1 2 3। हो सकता है सारे असेट सीजीयू 1 में गए हो, लेकिन फिर भी अगर उस बिजनेस एक्विजिशन से, उस बिजनेस कॉम्बिनेशन से सेकंड और थर्ड को किसी भी तरह का कोई फायदा मिलेगा, सिनर्जीज होंगी, तो वहां पर भी गुडविल एलोकेशन किया जाएगा। ये नहीं देखना कि उसको असेट एलोकेट हुए हैं या नहीं हुए। सच बेनिफिट्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट सेविंग, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यूचर ग्रोथ, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। हम ये मान के चलेंगे कि सब में गुडविल की पेमेंट हुई है। एक एयरलाइन कंपनी ने एक्वायर किया दूसरी एयरलाइन कंपनी। इट विल combine the operational management and other activities into one head office for the purpose of cost savings। वो cost saving के लिए operational management जो है वो सब और जितनी other activities है एक head office के अंदर ले आएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपने जो है क्या किया है, एक एयरलाइन ने दूसरी एयरलाइन को एक्वायर किया। सबसे बड़ी सिनर्जी आपको यहाँ देखने को मिल रही है क्या, कॉस्ट सेविंग्स। कॉस्ट सेविंग्स आर द सिनर्जीज ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन। देखिए सिनर्जीज का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि सपोज आप खुद अकेले बिजनेस कर रहे हैं, 100 रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बिजनेस बी खुद अकेले बिजनेस कर रहा है, 50 रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों मिल जाते हैं ए एंड बी और उससे रेवेन्यू जनरेट होता है सपोज 180 रुपए का, ठीक है, तो आप देखिए अकेले अकेले कर रहे थे तो टोटल कितना हो रहा था 150, लेकिन अगर दोनों मिलके बिजनेस करते हैं 180 का रेवेन्यू आएगा। जो 30 एडिशनल आएगा ना, ये एक चीज कहलाती है कि सिनर्जी बेनिफिट हमको मिले हैं कि हम मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो हमें कितना एड ऑन बेनिफिट मिलता है, दैट इज कॉल्ड ए सिनर्जी। ऐसी कॉस्टिंग में भी हो सकता है कि सपोज कॉस्टिंग ए की आ रही थी 100, बी की कॉस्टिंग आ रही थी 30, टोटल कॉस्टिंग आ रही थी 130, लेकिन जब दोनों ने मिलके बिजनेस किया ए एंड बी ने तो कंबाइंड कॉस्टिंग जो है वो 105 ही आ रही है, तो कॉस्टिंग में 25 की बचत हो गई। दिस इज द सिनर्जी जो आपको वैल्यू एडिशन मिला। तो कॉस्ट सेविंग्स आर द सिनर्जीज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। देयरफॉर गुडविल वुड बी एलोकेटेड टू द सीजीयू और ग्रुप ऑफ सीजीयूज दैट बेनिफिट फ्रॉम कॉस्ट सेविंग। जिस कॉस्ट सेविंग से जिस सीजीयू को बेनिफिट मिला है, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उसको एसेट एलोकेट हुए हैं या नहीं हुए, उस हर सीजीयू पे जो है आप गुडविल के अमाउंट को एलोकेट करेंगे। अभी सिर्फ आप थ्योरी समझने पे फोकस करिए, क्या कैसे सब अभी मैं डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगा। अब आइए पहले एग्जांपल देखते हैं।
Global consumer product company acquired another company which is best known for razors and रेजर ब्लेड्स। तो कोई एक बेसिकली कंज्यूमर प्रोडक्ट की कंपनी है, एमएनसी है, और उसने एक रेजर और रेजर ब्लेड्स की कोई कंपनी जो फेमस है, नोन में है, काफ़ी पब्लिकली जानी जाती है, उसको एक्वायर किया। दिस विल बी अ सेपरेट ऑपरेटिंग सेगमेंट फॉर द एक्वायर, और ये पूरा अपने आप में सेपरेट ऑपरेटिंग सेगमेंट होगा। अच्छा जी, हम यहाँ गुडविल की पेमेंट हुई है और ये सेपरेट ऑपरेटिंग सेगमेंट होगा, किसी एग्जिस्टिंग से कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसा वो कह रहा है। Such acquisition will increase the sales of its grooming products। अब देखो आ गया ना भाई, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो उसमें कैटेगरी बना रखी है, ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स हो गया, कन्फेक्शनरी हो गया, इस तरह की कैटेगरीज होंगी। तो उसने बोला है कि इससे ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स की सेल इंक्रीज होगी, विच इज कंसिडर्ड एज सेपरेट ऑपरेटिंग सेगमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग। ये ग्रूमिंग प्रोडक्ट जो है वो अपने आप में एक सेपरेट सेगमेंट है, और ये रेजर एंड रेजर ब्लेड जो है ये अपने आप में एक सेपरेट सेगमेंट है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है क्योंकि आपने रेजर एंड रेजर ब्लेड्स को एक्वायर किया है तो उससे ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स की जो सेल्स है वो इंक्रीज होगी। वो क्यों इंक्रीज होगी भाई, ऐसा है ना, कोई रेजर ब्लेड्स लेने आएगा तो कुछ दूसरी चीज भी खरीद ली, ब्रांडिंग का फायदा मिलता है। नो असेट्स आर एलोकेटेड टू द ग्रूमिंग प्रोडक्ट ऑपरेटिंग सेगमेंट, लेकिन इसका रेजर एंड रेजर ब्लेड का कोई भी असेट ग्रूमिंग प्रोडक्ट को एलोकेट नहीं किया गया। सब कुछ छोड़ो, ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स को फायदा मिलेगा, उसकी सेल इंक्रीज होगी, चाहे वो ऑपरेटिंग सेगमेंट है, उसको कोई असेट अलग सेपरेट ऑपरेटिंग सेगमेंट है, उसको कोई असेट एलोकेट नहीं हो रहा, ठीक है, फायदा होगा ना, सिनर्जी मिलेगी ना। तो जो गुडविल की पेमेंट आपने करी है वो आपका ये जो सेपरेट ऑपरेटिंग सेगमेंट है ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स का, इस पे भी आपको एलोकेट करनी है। No asset of the acquired business are allocated to the grooming products operating segment, but this segment will benefit from the synergies of the business combination and therefore goodwill from the acquisition will be allocated to it। इसलिए आप जो goodwill की पेमेंट है वो एलोकेट करेंगे ही करेंगे। देखिए सारे केस स्टडी फॉर्म में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, और नहीं आए हैं तो पूरे चांसेस हैं आ सकते हैं। बड़े ध्यान से एक चीज देखिए, यही क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास आते हैं, आपको कॉन्सेप्ट को से लिंक करना आना चाहिए। एक माइनिंग एंटिटी है, उसने माइन को एक्वायर किया, अब माइन को एक्वायर किया है तो उस माइन से जिस भी सेगमेंट को बेनिफिट मिलेगा, और पूरी की पूरी एंटिटी को ही मिलेगा अगर माइन एक्वायर किया और माइनिंग एंटिटी है, तो जितने सीजीयूज हैं सब पे एलोकेट करेंगे। माइनिंग एंटिटी एक्सट्रैक्ट्स मेटल ओर which cannot be marketed without smelting and refining process। smelting क्या होता है, उसको हीट करना, हीट करके मेल्ट किया जाता है ताकि जो मेटल हो रहा है उससे मेटल जो है वो निकाला जा सके, और उस पर फिर रिफाइन किया जाता है उसको। तो अब ईच एंटिटी एक्वायर्ड माइन whose fixed cost will be recovered by the existing refining operations। भाई आप एग्जिस्टिंग स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग प्रोसेस में ही तो डालोगे आप उसे। Therefore goodwill to be allocated to the CGU comprising the smelter, the existing mines and the newly acquired mine। तो सब जगह जो है ये गुडविल एलोकेट की जाएगी, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े शांति दिमाग के साथ इसको पढ़िए, इससे रिलेटेड कुछ नोट्स भी हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन पहले ये वाला पार्ट जो है बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठाइए, क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस हैं। देखिए लास्ट वीडियो के कंटिन्यूएशन में आगे बात कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। हमने बात करी थी कि गुडविल जो है सारी की सारी कैश जनरेटेड यूनिट्स जिनको सिनर्जीज मिल रही हैं इन बिजनेस कॉम्बिनेशन सबको एलोकेट होंगी। अब देखिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। फर्स्ट, गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन बट नॉट एलोकेटेड बाय द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। ये क्या है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर आपने गुडविल की पेमेंट करी थी, लेकिन वो गुडविल का अमाउंट जिस डिफरेंट सीजीयूज पे एलोकेट करना था बाय द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड आप एलोकेट नहीं कर पा रहे। देखिए ऐसा होता है जब मर्जर एंड एक्विजिशन होते हैं तो उसके बाद जितने भी असेट्स एंड लायबिलिटीज आपके पास आए उसको डिफरेंट सीजीयूज के अंदर की वो असेट एंड लायबिलिटीज आपकी कौन कौन सीजीयूज के अंदर अटैच हो सकते हैं उसमें समय लगता है। ऐसा नहीं होता कि ओवर द नाइट ये चीजें हो जाती है। तो इवन कई बार ये होता है कि हम इनिशियल रिकॉग्निशन जो होता है असेट्स एंड लायबिलिटीज का वो भी प्रोविजनली करते हैं, क्योंकि हमें साल के एंड के अंदर अकाउंटिंग तो करनी ही है, तो हम एक बार प्रोविजनल बेसिस पे कर देते हैं बाय द एंड ऑफ द पीरियड। सच प्रोविजनल वैल्यूज नीड्स टू बी एडजस्टेड फॉर कंप्लीटिंग द इनिशियल रिकॉग्निशन। और बाद में जो है एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड में हमने उसे प्रोविजनली एडजस्ट कर दिया असेट एंड लायबिलिटीज की वैल्यू को, और बाद में हम जो है फिर उसको एडजस्ट करते हैं। लेकिन ये एडजस्टमेंट का मैक्सिमम टाइम हमें मिलता है 12 मंथ्स फ्रॉम द एक्विजिशन डेट। एग्जांपल के तौर पे सपोज आपने जो है 15 अक्टूबर को किसी कंपनी को एक्वायर किया, अब आ गई 31 मार्च, और 31 मार्च तक जो है आपकी अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं हो पाई। आपने क्या किया, प्रोविजनल बेसिस पे जो है कैश जनरेटेड यूनिट्स के अंदर जो असेट्स एंड लायबिलिटीज थी उसकी वैल्यूज एलोकेट कर दी। सपोज आपकी खुद की 3 सीजीयूज थी, आपने प्रोविजनल बेसिस पे उसके असेट्स एंड लायबिलिटीज अपनी डिफरेंट सीजीयूज में एलोकेट कर दी।
अब ये नहीं कि प्रोविजनल बेसिस पे कर दिए रिपोर्टिंग पीरियड पे तो काम हो गया। अब अगले साल 14 अक्टूबर तक, भाई एक साल का मैक्सिमम 12 महीने का समय मिला है ना, तो अगले साल 14 अक्टूबर तक ये मैक्सिमम ये जो प्रोविजनल वैल्यूज है आप इसे एडजस्ट करके ठीक कर दें। ये कहता है इंड AS 103, हम इसके बारे में वहां पढ़ेंगे। अब एक बात बताओ, जब असेट्स ही प्रोविजनल बेसिस पर अगर आप एलोकेट कर रहे हो तो गुडविल एलोकेशन तो आप समझ ही सकते हो क्या हुई हो, यस और नो। तो इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू एलोकेट द गुडविल बिफोर द एंड ऑफ एनुअल पीरियड, यहां तक जो है बिफोर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड आप गुडविल एलोकेट नहीं कर पाए, इन विच द बिजनेस कॉम्बिनेशन इज इफेक्टेड, तो आप घबराइए मत। उस केस के अंदर क्या है, बस आप डिस्क्लोज कर दो कि हम जो है उसको नहीं कर पाए हैं सिर्फ, और इवन जो असेट्स का एलोकेशन भी किया है, जो लायबिलिटीज का भी किया है, वो प्रोविजनल बेसिस पे किया और गुडविल का एलोकेशन हम नहीं कर पाए। लेकिन अगली जो रिपोर्टिंग होगी 31 मार्च को, उससे पहले जो है वो गुडविल को आप डिफरेंट CGUs में एलोकेट कर दें, एंड द गुडविल शेल बी एलोकेटेड बिफोर द एंड ऑफ नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड। नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड से पहले जो है एलोकेट कर देना। तो आप मोटा मोटा समझ गए माजरा। आपने यहाँ पे मर्जर एंड एक्विजिशन किया, 31 मार्च आ रही थी, आपने प्रोविजनल बेसिस पे जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज मर्जर एंड एक्विजिशन में मिले थे अपने CGUs में बांट दिए और प्रोविजनल बेसिस पे उसकी वैल्यू लेके दिखा दी। ठीक है, अब आपके पास एक्विजिशन से 1 साल 12 महीने का समय है, इन वैल्यूज को एडजस्ट करके ठीक कर दो। हो सकता है कोई असेट आपने CGU 2 में लेना था, आपने 1 में ले लिया गलती से, तो जो भी था वो सब एडजस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल का समय आपको दिया गया बिजनेस कॉम्बिनेशन में, इंड AS 103 दे। अब आपका यही प्रोविजनल बेसिस पे चल रहा था तो गुडविल तो सेकेंडरी इशू है, तो उसके लिए क्या बोला, इस रिपोर्टिंग पीरियड में नहीं कर पाए, जो अगला रिपोर्टिंग पीरियड आएगा तब तक जो है आप गुडविल को एलोकेट कर देना। समझ में आई बात? देखिए ये वाले पॉइंट्स जो होते हैं ना, केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रेलिवेंट होते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से थोड़े कम होते हैं, और लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हमें इसके ऊपर 3-3, 4-4 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन पार्ट ऑफ CGU इज डिस्पोज्ड। सपोज आपने किसी CGU में जो है गुडविल एलोकेट की थी, अब उसका कुछ पार्ट CGU का आप डिस्पोज कर रहे हैं, तो इफ द पार्ट ऑफ कैश जनरेटेड यूनिट इज डिस्पोज्ड टू विच गुडविल वाज एलोकेटेड, जिसको आपने गुडविल एलोकेट की थी, देन in determining the gain or loss on disposal of such assets or group of assets, part of amount of goodwill will also be considered as cost। गुडविल का अमाउंट भी जो है आप कॉस्ट में लेंगे। अब कैसे लेंगे ध्यान से समझना। सपोज आपके पास एक CGU है, उसमें 1000 के असेट्स थे, ठीक है, एन एंटिटी डिस्पोज द असेट्स ऑफ ₹250 फॉर अ CGU एंड रिटेन द असेट्स हैविंग रिकवरेबल अमाउंट ऑफ 750। इसमें से आपने 250 के जो असेट्स थे डिस्पोज कर दिए और 750 के रिटेन कर लिए। तो अब क्या हुआ, 25% CGU आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो जो भी गुडविल की वैल्यू है उसका भी 25% जो है इस CGU ये जो असेट डिस्पोज किए हैं उसका पार्ट माना जाएगा। Therefore 25% of the goodwill allocated to the CGU is included in the carrying amount of the operation that is sold। तो सपोज आपने असेट्स थे 1000 के, 250 के डिस्पोज किए, 750 के रिटेन किए, और इसमें जो गुडविल एलोकेट की थी वो 50 की थी, ठीक है, 50 रुपीज की गुडविल एलोकेटेड थी, तो 25% कितना होता है, 12.5। तो यहाँ पर 250 प्लस 12.5, 262.5 जो है वो इसकी कॉस्ट मानी जाएगी। इफ द पार्ट ऑफ CGU इज डिस्पोज्ड फॉर विच गुडविल वाज एलोकेटेड, देन इन डिटरमाइनिंग द गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सच असेट और ग्रुप, द पार्ट ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट फॉर द एंटिटी कैन यूज एनी मेथड। अब मेथड कोई भी यूज कर सकते हो आप, बट वो नॉन आर्बिट्री होना चाहिए। अब आपने क्या किया, प्रोपोर्शनेटली देख लिया, भाई सबसे बेस्ट मेथड तो यही है, बट इसके अलावा मैनेजमेंट को लगता है नहीं भाई ये जो असेट्स गए हैं 250 के, इसमें तो A to Z जो भी गुडविल थी वो सारी चली गई, क्योंकि अब गुडविल का कोई एडवांटेज बाकी बैलेंस ऑफ द रिटेन्ड असेट से नहीं होगा। तो उस केस में 250 प्लस 50 पूरी कॉस्ट भी ली जा सकती है। वो कह रहे हैं नॉन आर्बिट्री और बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग आपको मेथड जो है वो यूज करना है, मतलब मैनेजमेंट को छूट दे दी। दैट में बेटर रिफ्लेक्ट द गुडविल एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन डिस्पोज्ड। However, in the absence of any decision in this regard, it is better to consider relative value of asset disposed and the assets retained in cash generated unit। बट अगर आपके पास कोई ऐसा लॉजिकल नॉन आर्बिट्री मेथड नहीं है तो फिर आप यही करिए कि जो आपने असेट्स डिस्पोज किए हैं और असेट रिटेन किए हैं उनकी सेल्स वैल्यू जो है उनको प्रोपोर्शनेटली चेक करके आप गुडविल को भी उतना प्रोपोर्शन में ले लीजिए।
समझ में आई बात? बड़े आराम से करो, जल्दीबाजी ना करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल लाइफ से भी, एफआर के पेपर में भी, इवन ऑडिटिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा रेलिवेंसी रखते हैं। तो बड़े ध्यान से एक एक चीज को देखिए, समझिए और समय लगाइए पूरा का पूरा। इसके बाद नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन पार्ट ऑफ कैश जनरेटेड यूनिट इज रीस्ट्रक्चर्ड। आपने सीजीयू जो है वो रीस्ट्रक्चर करी है भाई। इसका सबसे अच्छे पहले एग्जांपल देखो। सपोज एक कैश जनरेटेड यूनिट थी ए के नाम से, इसको आपने 3 कैश जनरेटेड यूनिट्स बी सी डी में बांट दिया। तो जो गुडविल ए में एलोकेट थी, वो बी सी डी तीनों में आप नॉन आर्बिट्री मेथड पे, लॉजिकल मेथड से जो है वो गुडविल बी सी डी में बांटेंगे। इन दिस केस गुडविल विल आल्सो बी डिवाइडेड अमंग 3 यूनिट्स बेस्ड ऑन रिलेटिव वैल्यू ऑफ असेट ट्रांसफर्ड ऑन एनी नॉन आर्बिट्री मेथड। इफ द एंटिटी स्ट्रक्चर इट्स ऑपरेशन विच चेंजेस the composition of one or more cash generated unit, then goodwill shall be reallocated based on non-arbitrary method or relative values of assets reallocated। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया। अब ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुईया, तो उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ। एंटिटी ए है, उसने एंटिटी बी को एक्वायर किया, 50 मिलियन पे किए, जिसमें 35 मिलियन जो है उसने असेट्स के लिए पे किए। तो 15 मिलियन किसके लिए पे किए होंगे? गुडविल के लिए। यस और नो? अब उसके बाद जो है द एक्विजिशन ऑफ बी लिमिटेड इज टू बी इंटीग्रेटेड इनटू एंटिटीज ए। भाई जो भी असेट एंड लायबिलिटी आपने एक्वायर किया, वो एंटिटी ए के जो सीजीयू है उसमें आप एलोकेट करोगे। यस और नो? तो उसने आपको ये बताया कि आपने सीजीयू 1 और सीजीयू 2 में कितने कितने के असेट्स जो हैं वो एलोकेट किए। उसने वो आपको बता दिया कि भैया 25 मिलियन के असेट्स हम सीजीयू 1 में डाल रहे हैं, 10 मिलियन के सीजीयू 2 में, लेकिन परचेज कंसिडरेशन आपने कितनी पे की है? 50 मिलियन। तो अब देखिए, पीसी भी हमें बांटना पड़ेगा। इन एडिशन टू द नेट असेट्स एक्वायर्ड that are assigned to CGU2, the acquiring entity expects CGU2 to benefit from certain synergies related to the acquisition. Okay. Example, CGU2 is expected to realize higher sales of its product because of access to the acquired entity's distribution channels. There is no synergic goodwill attributable to other CGUs. Okay. देखिए, ये लाइन लिख के ना सिर्फ आपको कंफ्यूज आ रहा है वो, और कुछ नहीं कर रहा। कोई इससे मतलब ही नहीं है भाई। इतने के एसेट्स एलोकेट हुए हैं, प्रोविजन आप पढ़ के आ रहे हो कि भैया सारी सीजीयूज को एलोकेट करना है। ये सुनो, अब ध्यान से देखो। उसने बोला कि परचेज कंसिडरेशन जब हमने एलोकेट करी सीजीयू 1 और सीजीयू 2 को, तो 33 मिलियन और 17 मिलियन, मतलब आपने 50 मिलियन दिए थे। इसमें हमने माना कि सीजीयू 1 के लिए आपने जो है वो दिए हैं 33 मिलियन, और सीजीयू 2 के लिए जो है वो आपने दिए हैं कितने? 17 मिलियन। ठीक है, आप समझ गए क्वेश्चन की पूरी हिस्ट्री कि आपकी एक एंटिटी थी, एंटिटी ए, आपकी खुद की 2 सीजीयू थी, सीजीयू 1, सीजीयू 2। आपने किसी का बिजनेस एक्वायर किया, तो सीजीयू 1 को उसमें मिले कितने के असेट्स? 25 मिलियन के, इसको मिले 10 मिलियन के, और परचेज कंसिडरेशन आपने एलोकेट करी 33 मिलियन और 17 मिलियन। ये पीसी आपने एलोकेट करी, ठीक है, और ये जो है आपने असेट्स एलोकेट करे। अब खुद बताओ ना, जब इनका डिफरेंस गुडविल है, तो यहाँ पर भी जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? गुडविल आएगा। 33, 17, 50, 25, 10, 35। तो जो गुडविल असाइंड है वो कितनी है? 8 और 7, दैट इज 50। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ ये स्टेटमेंट जो एकदम यूजलेस स्टेटमेंट है, इसको लिख के वो आपको घबरा रहा है, और आप उससे मत घबराइएगा। इतने असेट एलोकेट हुए हैं, इतनी पीसी एलोकेट हुई है, दोनों का जो डिफरेंस है वो सीधा सीधा जो है गुडविल का एलोकेशन हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो, इससे पिछले वाला वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा, एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा, फिर ही आगे बढ़िएगा। एलोकेटिंग कॉर्पोरेट असेट्स टू कैश जनरेटिंग यूनिट्स। बड़े ध्यान से देखिएगा। इस कॉर्पोरेट असेट्स क्या होते हैं? ऐसे असेट्स जो बेसिकली मल्टीपल कैश जनरेटिंग यूनिट्स के फ्यूचर कैश फ्लोज में कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं, लेकिन आप किसी सीजीयू का उसे पर्टिकुलर पार्ट नहीं बना पा रहे हैं। जैसे रिसर्च सेंटर हो गया, हेडक्वार्टर की बिल्डिंग हो गई, तो अब यहां से ऑब्वियसली बिजनेस ऑपरेशंस चल रहे हैं, मल्टीपल सीजीयूज को बेनिफिट मिल रहा होगा, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर सीजीयू का उसे पार्ट नहीं बना पा रहे। ठीक है, इसमें गुडविल कवर नहीं होती। लेकिन अब कॉर्पोरेट असेट डू नॉट जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लो, ये इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट नहीं करते हैं। देयर कैरिंग अमाउंट कैन नॉट बी फुली एट्रीब्यूटेड टू द सीजीयू अंडर रिव्यू। सो कॉर्पोरेट असेट्स आर इम्पेयर्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सीजीयूज टू विच द असेट बिलोंग्स। अब ये ग्रुप ऑफ सीजीयूज में पहले एलोकेट कैसे होते हैं, फिर कैसे उसका इम्पेयरमेंट होता है, वो मैं आपको सब समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस मेथड को समझने से पहले एग्जांपल समझिए, ताकि मेथड की जब थ्योरी पढ़े तो समझ में आ जाए। इसमें क्या है, बेसिकली 2 सीजीयूज हैं हमारे पास, एक सीजीयू ए, एक सीजीयू बी। इस पे 20 मिलियन के असेट हैं और इसके पास जो है वो 30 मिलियन के असेट है। कंपनी की ऑफिस बिल्डिंग है विच इट इज यूजिंग एज एन ऑफिस हेडक्वार्टर एंड हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द अबव वैल्यूज, और इनको इन वैल्यूज में इंक्लूड नहीं कर रखा। उसके बाद वो कह रहा है आपके पास एंड कैन बी एलोकेटेड टू द यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरिंग वैल्यू। द ऑफिस बिल्डिंग हैज अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 10 मिलियन, 10 मिलियन की वैल्यू है उसकी ऑफिस की, और इन वैल्यूज में इंक्लूड नहीं है। और कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ कैरिंग वैल्यू जो है आप उसे इंक्लूड कर सकते हो, मतलब 2:3 के अंदर आप उसे इंक्लूड कर सकते हो। तो
10 मिलियन जो ऑफिस बिल्डिंग है उसे 2:3 में बांटेंगे तो यहाँ पे 4 मिलियन, यहाँ पे 6 मिलियन, कितना हो जाएगा 24 मिलियन और इसकी वैल्यू हो जाएगी 36 मिलियन। ठीक है ना। रिकवरेबल अमाउंट आर बेस्ड ऑन द basis of value in use 18 million of CGUA and 38 million for CGU। अब हमने जब रिकवरेबल अमाउंट देखा तो CGUA का कितना है 18 मिलियन और CGUB जो है उसका कितना है 38 मिलियन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका देखिए 6 मिलियन का इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होगा क्योंकि कैरिंग अमाउंट कम है रिकवरेबल अमाउंट से। अब ये जो 6 मिलियन का अमाउंट आया है इसको कैसे एलोकेट करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये तो CGU के असेट्स थे, उसकी वैल्यू थी, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमने क्या किए थे, कॉर्पोरेट असेट्स का एलोकेशन किया था। कॉर्पोरेट असेट्स का एलोकेशन हुआ था इसमें, आपको समझ में आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, 6 मिलियन को इस रेशो के अंदर लेंगे, मतलब 6 मिलियन इंटू 4 बाय रेशो क्या होगी 20:4, तो 4/24 या दूसरे अक्षरों में अगर आप स्पेसिफिक रेशो ले लें 5:1 आती है तो उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 मिलियन को आप जो है 1/6 तो कितना आ जाता है 1 मिलियन। तो 1 मिलियन जो है वो इस कॉर्पोरेट असेट्स में से जाएगा, ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस, और बाकी जो बैलेंस बचेगा 5 मिलियन, ठीक है, वो जो है आप CGU असेट्स में से इम्पेयरमेंट लॉस बुक करेंगे। आप समझ रहे हैं मेथड क्या है कि हमें क्या करना है, CGU में पहले कॉर्पोरेट असेट्स को एलोकेट करना है। अगेन वही है, नॉन आर्बिट्री मेथड, लॉजिकल मेथड यूज करना, नहीं है तो कैरिंग वैल्यू की रेशो ले लो। उसके बाद रिकवरेबल अमाउंट है, इम्पेयरमेंट लॉस निकालो। अब कितना इम्पेयरमेंट लॉस कॉर्पोरेट असेट में जाएगा और कितना CGU असेट्स पे जाएगा, तो सीधी सी बात है रेशो के अंदर क्या करेंगे, आप इस इम्पेयरमेंट लॉस को बांट देंगे। अब तो 1 मिलियन जो है वो जाएगा कॉर्पोरेट असेट्स एलोकेशन के अगेंस्ट, मतलब यहाँ पर अब इसकी वैल्यू रह जाएगी 3 मिलियन और यहाँ से 20 मिलियन से 5 मिलियन जो है बैलेंस चार्ज होगा। आप पढ़ के देख लीजिए, कैरिंग अमाउंट 20, 30 एलोकेशन, ठीक है, तो ये आ गया 24, 36 रिकवरेबल अमाउंट, इम्पेयरमेंट लॉस, देखिए आप एलोकेशन। समझ में आई बात आपको, पक्का श्योर? देखिए मेथड, एलोकेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट असेट ऑन CGU ऑन रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस, नॉन आर्बिट्री, इन द एब्सेंस ऑफ एनी क्राइटेरिया एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ कैरिंग वैल्यूज ऑफ CGUs। वही बात जो हमने की। आफ्टर एलोकेशन कंप्यूट द रिकवरेबल वैल्यू ऑफ CGU एंड कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। एलोकेशन कैसे करना है, लॉस विल बी एज फॉलो। अगर कोई गुडविल है तो सबसे पहले उसको, हमारे क्वेश्चन में कोई गुडविल का नहीं था, कि अगर इसमें लिखा होता है कि सपोज ये जो CGU की वैल्यू 20 इसमें 2 मिलियन की गुडविल है तो पहले 6 मिलियन में से 2 मिलियन तो पूरा का पूरा गुडविल पे जाता, ठीक है। और उसके बाद अमंग द असेट्स ऑफ CGU इन द रेश, अब जो CGU के असेट्स हैं कौन कौन से असेट्स हैं, बोथ भाई कॉर्पोरेट एंड ओन असेट्स ऑफ CGU, ठीक है ना। तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, in the ratio of carrying amount of corporate assets in CGU and carrying amount of other assets in CGU, इस रेशियो के अंदर आप उसको बुक कर देंगे। If amount of corporate asset cannot be allocated to a CGU, then such CGU will be impaired without including the corporate asset, and thereafter such CGU will be included in the smallest group of CGUs to which corporate asset can be allocated and impairment will be done। थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन समझिए। सपोज कोई ऐसी CGU है जिसमें आप कॉर्पोरेट असेट को एलोकेट नहीं कर पा रहे, मत करिए कॉर्पोरेट असेट को एलोकेट, उसका इम्पेयरमेंट जैसे करना है आप कर लीजिए। आपने उसका रिकवरेबल अमाउंट निकाला, कैरिंग अमाउंट से चेक किया, रिकवरेबल अमाउंट कम था, आपने उसका इम्पेयरमेंट कर लिया। अब ऐसा नहीं कि वो CGU बच गया, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस CGU को आफ्टर इम्पेयरमेंट किसी ऐसी CGU में इंक्लूड करना पड़ेगा जिसमें कॉर्पोरेट असेट का एलोकेशन हो रखा है, और उसके बाद ऑन कंबाइंड बेसिस आप जो है इम्पेयरमेंट करेंगे। पढ़िए एक बार, इफ अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट असेट कैन नॉट बी एलोकेटेड टू अ CGU, देन सच CGU विल बी इम्पेयर्ड विदाउट इंक्लूडिंग द कॉर्पोरेट असेट। यहाँ तक क्लियर है? एंड देयर आफ्टर सच CGU विल बी इंक्लूडेड, उस CGU को इंक्लूड किया जाएगा किसमें, इन द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ CGUs टू विच कॉर्पोरेट असेट कैन बी एलोकेटेड एंड इम्पेयरमेंट विल बी डन। तो बेसिकली CGUs में वो आपने क्या किया, नहीं कर रहे एलोकेट, कुछ नहीं होता, कर लो इम्पेयरमेंट, उसके बाद वो CGU किसी CGU का पार्ट बनाओ जिसमें कॉर्पोरेट असेट होना चाहिए और फिर इम्पेयरमेंट करो। इतना क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिकल लेवल पे भी देखने को नहीं मिलता है, इन्होंने जस्ट यहाँ पे दे दिया, अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और ये थ्योरी आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छा पॉइंट है, यहाँ से आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन और इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है। देखिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करने से पहले एकदम फ्रेश माइंड से बैठिएगा और फुल फोकस आपका होना चाहिए। इधर उधर हल्का सा भी ध्यान भटकर तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंसी रखता है। तो प्लीज फुली फोकस रहिए, सारी डिस्ट्रैक्शंस अपने पास से हटा दीजिए। अगले
आधी घंटे आपको बहुत फोकस से इस वीडियो को देखना है और मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी भी है। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए बात करते हैं रिवर्सिंग एंड इम्पेयरमेंट लॉस। देखिए नाम से ही पता लगता है कि इम्पेयरमेंट लॉस जिसको आपने पहले बुक्स में रिकॉर्ड किया था अब आप उसको रिवर्स कर रहे हैं। अब रिवर्स कब किया जा सकता है, क्या उसके इंडिकेशंस हो सकते हैं, क्या उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, वो सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। Impairment loss is reversed if and only if there has been a change in the estimates used to determine the assets recoverable amount। देखिए जिस estimates पर आप रिकवरेबल अमाउंट निकालते थे अगर उन एस्टिमेट्स में चेंज आया है तभी जो है इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स होगा। अब ये एस्टिमेट्स कौन से होते थे भाई, सबसे बड़ा तो होता था इंटरेस्ट रेट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसके बेसिस पे आपका डिस्काउंटिंग रेट डिसाइड होता था और डिस्काउंटिंग रेट से क्या डिसाइड होता था कि आपकी वैल्यू इन यूज की वैल्यू क्या आती है क्योंकि इसमें आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज लेते हैं, यस और नो। तो इस तरह की वो चेंज इन द एस्टिमेट्स मतलब एक्सटर्नल या इंटरनल सोर्सेज जिसके बेसिस पर आपने इम्पेयरमेंट किया था उनके अंदर अगर कुछ आपको चेंज देखने को मिलता है तो फिर रिवर्सल भी पॉसिबल है, ठीक है। या सिग्निफिकेंट चेंज होता है टेक्नोलॉजिकल, मार्केट, इकोनॉमिक, लीगल एनवायरनमेंट में एंटिटी के होता है, या इंक्लूडिंग एक्सपेक्टेड चेंज, अगर एक्सपेक्टेड भी है कि नियर फ्यूचर में हो तो भी उसे यहाँ कवर अप करेंगे। ऑब्जर्वेबल इंडिकेशन दैट असेट्स वैल्यू हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द पीरियड, अगर ड्यूरिंग द पीरियड जो है असेट की वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हुई है तो भी करेंगे। इंटरनल कौन से हो सकते हैं, कुछ आपने सिग्निफिकेंट कॉस्ट इनकर करी असेट की परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में या बिजनेस ऑपरेशंस को रीस्ट्रक्चर किया। एविडेंस है इंटरनल रिपोर्टिंग के कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है असेट की वो बहुत अच्छी हो गई है या फ्यूचर के अंदर हो जाएगी, तो ये एक्सटर्नल इंटरनल सोर्सेज आपके हो सकते हैं। अब देखिए ये बात ध्यान रखनी है कि इम्पेयरमेंट जो है वो मैक्सिमम कितना होगा। कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट इज इंक्रीज टू इट्स रिकवरेबल अमाउंट, जो उसका रिकवरेबल अमाउंट है वहां तक उस वैल्यू को लाया जाता है, लेकिन आंख बंद करके नहीं लाया जाता। इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हम 1 बाय 1 देखेंगे। इसमें एक मेन पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, अगर विद द पासेज ऑफ टाइम इम्पेयरमेंट लॉस इज नॉट रिवर्स्ड इवन इफ रिकवरेबल अमाउंट ऑफ असेट में बिकम हायर देन कैरिंग अमाउंट। देखिए जो इस एस्टिमेट्स पे आपने इम्पेयरमेंट किया था उन एस्टिमेट्स में चेंज हुआ है तो ही आप इम्पेयरमेंट का रिवर्सल करेंगे। ये नहीं है कि वक्त बीत गया, वक्त बीतने से इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया। अब हो सकता है आपके पास कोई बिल्डिंग हो, ठीक है, उसे आपने 70 लाख का खरीदा था लेकिन इन्फ्लेशन हो गया और कुछ ऐसे चीजें हो गई कि उसकी वैल्यू जो है विद द पासेज ऑफ टाइम 1.5 करोड़ हो गई। तो ये पासेज ऑफ टाइम कैन नॉट बी अ क्राइटेरिया कि हमें इम्पेयरमेंट को रिवर्स करना है, ठीक है। अब क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, एक एक चीज सारी देखते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है, रिवर्सल शेल बी एलोकेटेड टू द असेट्स ऑफ द यूनिट। अगर कैश जनरेटेड यूनिट है और उसका आपने रिकवरेबल अमाउंट निकाला और आपने देखा भैया रिकवरेबल अमाउंट जो है वो कैरिंग अमाउंट से ज्यादा आ रहा है, कौन सी कैश जनरेटेड यूनिट का, जिसका ऑलरेडी एक बार इम्पेयरमेंट हुआ था, उसका आपने देखा फ्यूचर के अंदर कि रिकवरेबल अमाउंट अब कैरिंग अमाउंट से ज्यादा आ रहा है, तो रिवर्सल आप जब करेंगे तो प्रोराटा बेसिस पे जो कैरिंग अमाउंट है सारे असेट्स पे एलोकेट करेंगे। लेकिन गुडविल जो है वो रेज नहीं की जाएगी क्योंकि रेजिंग ऑफ गुडविल इज नॉट अलाउड, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। हो सकता है कि आपने इम्पेयरमेंट के टाइम पे, आपको पता है इम्पेयरमेंट अगर आता है कैश जनरेटेड यूनिट का तो सबसे पहले हम उसे गुडविल से राइट ऑफ करते हैं और उसके बाद बैलेंस जो है प्रोपोर्शनेटली ऑन असेट्स करते हैं। लेकिन अगर रिवर्सल हुआ तो रिवर्सल के टाइम पे चाहे आपने उसे गुडविल से राइट ऑफ भी किया था लेकिन गुडविल आप रेज नहीं कर सकते, वंस वो राइट ऑफ हो गई दोबारा रेज नहीं होगी, ठीक है। इंक्रीज इन कैरिंग अमाउंट शेल बी ट्रीटेड एज रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉसेस फॉर इंडिविजुअल। भाई सीधी सी बात है, सीजीयू के अंदर सपोज 5 असेट है और सब पे आपने जो है वैल्यू जब सीजीयू की रिवर्स करी तो आपने क्या किया, 5 असेट्स के ऊपर जो वैल्यू थी वो इंक्रीज होगी, तो जिसकी जो भी इंक्रीज हुई है माना जाएगा कि वो इंडिविजुअल असेट का जो है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट हुआ है। इन एलोकेटिंग द रिवर्सल ऑफ एन इम्पेयरमेंट लॉस फॉर अ सीजीयू द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन असेट शेल नॉट बी इंक्रीज्ड अबव द लोअर ऑफ। ये है सबसे बड़ा पॉइंट, बड़े ध्यान से देखिएगा जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। मैक्सिमम आप कितना रिवर्सल कर सकते हो, उसका रिकवरेबल अमाउंट तक लेके जा सकते हो, एंड the carrying amount determines had no impairment loss has been recognized for the asset in prior periods। मतलब कि सपोज अगर आपने वो इम्पेयरमेंट नहीं किया होता, भाई रिवर्सल क्यों कर रहे हो, क्योंकि पहले इम्पेयरमेंट हुआ होगा तभी रिवर्सल कर रहे हो क्योंकि चेंज इन सर्कमस्टांसेस हुए। तो सपोज रिवर्सल की सिचुएशन आई, अब रिवर्सल में आपको दिख रहा है कि रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है कैरिंग अमाउंट से, तो आप उसे रिवर्सल कर रहे हो। अब यहाँ पर मैक्सिमम कितना अलाउड है, रिकवरेबल अमाउंट तक, या कैरिंग अमाउंट डिटरमाइंस हैड नो इम्पेयरमेंट लॉस बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर द असेट इन प्रायर पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना, क्वेश्चन साथ में ही करवाऊंगा तभी समझ में आएगा। आपने असेट को अगर पहले इम्पेयरमेंट
नहीं की होती तो उसका आज कैरिंग अमाउंट कितना होता, उस हद तक मैक्सिमम आप इम्पेयरमेंट करोगे। अब मैं इसके लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना, तभी आपको ये समझ में आएगा। 1 अप्रैल को वीनस लिमिटेड ने एक्वायर की 100% ऑफ सेप्टेन लिमिटेड फॉर ₹4 लाख। फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफेबल असेट्स जो थी वो 3,20,000 थी और गुडविल जो थी वो कितनी थी, 80,000। सेटन लिमिटेड इन लोकल माइनिंग बिजनेस, ये जो है वो एक लोकल माइनिंग बिजनेस के अंदर है। ऑन 31 मार्च 2003 द गवर्नमेंट हैज कैंसिल लाइसेंसेस गिवन इट टू इन फ्यू स्टेट्स, उसके कुछ लाइसेंस कैंसिल कर दी। एज ए रिजल्ट सेटन्स लिमिटेड रेवेन्यू इज एस्टिमेटेड टू गेट रिड्यूस बाय 30%, इसकी वजह से 30% रेवेन्यू कम हो जाएगा। द एडवर्स चेंज इन मार्केट प्लेस एंड रेगुलेटरी कंडीशन इज एन इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट, तो इम्पेयरमेंट करना पड़ेगा। एज ए रिजल्ट वीनस लिमिटेड हैज टू एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ गुडविल एंड नेट एसेट्स ऑफ सेटन लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2003, तो इस दिन जो है वो क्या कर रहे हैं, इसका इम्पेयरमेंट कर रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं 2000X1 के अंदर एक्वायर किया था बिजनेस, 2 साल बाद जो है 31 मार्च 2000X3 यहाँ पर जो है इम्पेयरमेंट की सिचुएशन देखने को मिल रही है। वीनस लिमिटेड यूजेस SLM, द यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स इज एस्टिमेटेड टू बी 20 years with no residual value. No independent cash flows can be identified to any individual asset, so the entire operation of Saturn Limited is to be treated as CGU. Okay, तो CGU की तरह ट्रीट करना है। Due to the regulatory entangle, it is not possible to determine the selling price of Saturn Limited as a CGU. Its value in use is estimated by management as 2,12,000. Okay, fair value less cost of disposal नहीं निकल सकता, तो value in use जो है उसी को हम recoverable amount मान लेंगे, कितना है वो 2,12,000। तो यहाँ तक तो अभी उसने आपको राम कहानी बता दी कि अब आपको इम्पेयरमेंट करना पड़ेगा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब सबसे पहले इम्पेयरमेंट करते हैं, ध्यान से देखिए। आपकी कॉस्ट थी कितनी, यहाँ लिखा हुआ था 3,20,000 के असेट, 80,000 की गुडविल, तो 80,000 की गुडविल, 3,20 के असेट, तो टोटल कितना हो गया आपका, 4 लाख। अब देखिए ये आपने 2000X1 में यहाँ पर एक्वायर किया था, तो 2 साल के अंदर डिप्रिसिएशन भी लगा होगा। 20 साल उसकी लाइफ थी। डिप्रिसिएशन किस पे लगता है जी, डिप्रिसिएशन लगता है किस पे, असेट्स के ऊपर। तो 3,20,000 उसकी वैल्यू थी, 20 साल लाइफ थी, SLM से डिवाइड बाय 20 years, तो 2 साल का डिप्रिसिएशन कितना हो जाता है भाई, 16, 32,000 रुपए हो जाता है। यस और नो। अब देखिए 32,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, तो यहाँ पर ये 80,000, ये 2,88,000, 368, ये वैल्यू अपीयर कर रही है आपकी 31 मार्च 2000X3 को। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार की आपको कोई भी जो है वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। अब हुआ क्या, 2000X3 यहाँ पर जो है असेट की वैल्यू कितनी रह गई है, 2,12,000 रुपए, 2,12,000 रुपए वैल्यू है। अब बड़े ध्यान से देखो 368 है और वैल्यू रह गई है कितनी, 212,000, तो आपको जो है इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा 1,56,000 रुपए का जो है इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा। सबसे पहले गुडविल पे जाएगा, गुडविल पे कितना जाएगा भाई, 80,000 रुपए रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो बैलेंस है वो अदर असेट्स पे जाएगा कितना, 76,000, तो 80,000 गुडविल पे, 76,000 अदर असेट्स पे, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1,56,000। अब देखिए यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इम्पेयरमेंट लॉस 156 का रिकॉग्नाइज होगा फर्स्टली ऑन गुडविल, यहाँ तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं और यही हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पे सारी कहानी उसने आपको बता रखी है रिवर्सल की, और देखिए ऐसा क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं क्योंकि इसमें आपके 2 कॉन्सेप्ट चेक हो रहे हैं, एक तो इम्पेयरमेंट का और सेकंड रिवर्सल का। तो एग्जामिनर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है। सपोज बाय 31 मार्च द गवर्नमेंट रीइंस्टेट्स द लाइसेंसेस ऑफ सेटन लिमिटेड, द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स अ फेवरेबल चेंज इन नेट कैश फ्लोज, दिस इज एन इंडिकेटर दैट एन इम्पेयरमेंट लॉस मे हैव रिवर्स्ड। ओके, तो अब जो है 31 मार्च 2005 अगेन उनको लग रहा है कि रिवर्स करना चाहिए, गवर्नमेंट ने जो लाइसेंस रिमूव किए थे वो सब दे दिए। द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ दिस ऑफ नेट असेट इज रीएस्टिमेटेड, और वैल्यू इन यूज जो है अब निकल के आई 3,04,000, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ये भी निकल आई अब 2,90,000, दोनों में से हायर देंगे तो 3,04,000 ही आएगा। अब बताओ इम्पेयरमेंट लॉस कितना था, वो निकाल दिया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवर्सल, चलो अब रिवर्सल की बात करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप एक चीज देखिए, रिवर्सल जो है हमें अब इसको रिकॉग्नाइज करना है। सबसे पहले आपको याद रखना है, 2 हमने इम्पेयरमेंट के टाइम पे गुडविल से राइट ऑफ किया था, लेकिन रिवर्सल के टाइम पे हम गुडविल को रेज नहीं कर सकते, ये बात हमें ध्यान रखनी है। यस और नो। और मैक्सिमम कितना लेके आना होता है ये हमने पढ़ा था, उसके रिकवरेबल अमाउंट तक या कैरिंग अमाउंट डिटरमाइंस हैड नो इम्पेयरमेंट लॉस बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर द असेट इन प्रायर पीरियड। यही एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन ले लिया। बड़े ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, हमने क्या बोला कि उसके रिकवरेबल अमाउंट तक, रिकवरेबल अमाउंट जो है क्वेश्चन में दिया हुआ कितना आ जाता है हमारा, 3,04,000 रुपए आ जाता है। बड़े आराम से एकदम कूल माइंड से प्लीज
फुल फोकस हो जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार में समझ में आ गया तो आ गया, नहीं तो 4-5 बार वीडियो देखनी पड़ जाएगी। सेकंड क्या लिखा है, हम इसे बड़े आराम से पढ़ते हैं। द कैरिंग अमाउंट डिटरमाइंस हैड नो इम्पेयरमेंट लॉस बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर द असेट इन प्रायर पीरियड। अगर प्रायर पीरियड के अंदर इम्पेयरमेंट रिकॉग्नाइज नहीं किया गया होता तो उसका जो कैरिंग अमाउंट होता, मतलब भाई आपका जो असेट थे वो कितने के थे इन द बिगिनिंग, 1/4/2000 X1 को जो आपके असेट थे वो कितने के थे, 3,20,000 रुपए के थे, यस और नो। अब अगर आपने इम्पेयरमेंट रिकॉग्नाइज नहीं किया होता तो 31 मार्च 2000 X5 को उसकी क्या वैल्यू होती, मुझे ये बताओ क्या वैल्यू। सीधी सी बात है, ओपनिंग में 320 थी, उस समय 20 साल यूजफुल लाइफ थी, हाँ या ना। 4 साल का डेप्रिसिएशन लग गया होता मैक्सिमम, कितना हो गया 4 साल का डेप्रिसिएशन, 64,000। तो उसकी वैल्यू जो है यहाँ पर कितनी होती बताओ। दिस विल बी 3,20,000 माइनस 64,000, दिस कम्स आउट टू बी 2,56,000। ये 2,56,000 के लिए आपको वो यहाँ पे लिखा है, द कैरिंग अमाउंट डिटरमाइंस हैड नो इम्पेयरमेंट लॉस बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर द असेट इन प्रायर पीरियड। अगर हम कोई इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करते तो कैरिंग अमाउंट आज जिस दिन आप रिवर्स करने की बात कर रहे हो उस दिन क्या होता, तो भैया जिस दिन असेट खरीदा था और जिस दिन रिवर्स कर रहे हो, भूल जाओ बीच में कोई इंपेयरमेंट। मैं कह रहा हूँ भूल जाओ तो भूल जाओ बस, मैं क्यों अरे मेरे कहने से तो ना भूल रहा हूँ, इंडिया 36 कह रहा है भाई, ठीक है। तो आप भूल गए तो कि इंपेयरमेंट हुआ था, 320 वैल्यू थी 1 अप्रैल 2001 को, रिवर्सल इस दिन हो रहा है, तो इस 4 साल का आपने डेप्रिसिएशन लगा के वैल्यू निकाल दी 256। तो मैक्सिमम इम्पेयरमेंट के बाद, इम्पेयरमेंट के रिवर्सल के बाद, माफ कीजिएगा, इम्पेयरमेंट के रिवर्सल के बाद मैक्सिमम जो वैल्यू बुक्स में आ सकती है वो कितनी आ सकती है, 256। अब थोड़ा सा यहाँ देखिए हिस्टोरिकल कॉस्ट 320 थी, यहाँ तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। 4 इयर्स का डेप्रिसिएशन लगाया तो कितना आ गया 256। कैरिंग अमाउंट हैड नो इम्पेयरमेंट लॉसेस रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। अब लेकिन अगर देखें तो आपने 31 मार्च 2003 को इम्पेयरमेंट किया था, उस समय उसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, 288 में से आप 76 अगर माइनस करें, 2,88,000, उस पे आपने 76 का इम्पेयरमेंट बुक किया था तो 2,12,000 आ जाती है। और अब जब ये आया होगा तो रिवाइज हुआ होगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि यूजफुल लाइफ फिर 18 साल बची थी, 20 में से 2 साल तो निकल ही गए थे, तो अगले 2 साल डेप्रिसिएशन लगा होगा, ठीक है। कितना लगा होगा 24,000। कायदे से कैरिंग अमाउंट जो चल रहा है वो कितना चल रहा है 188। अब हमारी सिचुएशन ये है कि 31 मार्च 2000 X5 को जो हमारा कैरिंग अमाउंट चल रहा है वो चल रहा है 1,88,000, ठीक है। हमारा जो रिकवरेबल अमाउंट आ गया वो कितना आ गया जी, वो हमारा आ गया 3,04,000, ठीक है। कायदे से अगर हम देखते तो अगर हम देसी भाषा में बात करते तो 188 माइनस 3,04,000, ठीक है, हम कर देते रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। पहला इन दोनों का डिफरेंस निकाल के जो कि आता 1,16,000 रुपए का, रिकवरेबल अमाउंट तक, फर्स्ट पॉइंट यही कहता है ना, इट्स रिकवरेबल अमाउंट तक, तो द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस 116। सेकंड क्या कहता है कि अगर आपने इम्पेयरमेंट नहीं किया होता तो कैरिंग अमाउंट क्या होता, तो कितना होता 256 होता मैक्सिमम, तो 188 माइनस 256, दिस कम्स आउट टू बी, आप समझ रहे हैं, 256 माइनस 188, तो ये आ रहा है क्या 68,000। तो दोनों में से जो भी लोअर होगा उतना जो है आप रिवर्सल करेंगे, मतलब 68,000 का आप रिवर्सल करेंगे। और जब 68,000 का रिवर्सल करेंगे तो 188,000 प्लस 68,000, ठीक है, तो वो वैल्यू आप देखेंगे कितनी आ जाएगी 2,56,000। ये नहीं है कि आपको पूरा 3,04,000 शो करना अलाउ कर दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि वो जो सेकंड कंडीशन है वो बड़ी सोच समझ के लगाई गई है। देखिए, इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज प्रीवियसली कैन बी रिवर्स ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ लोअर ऑफ री एस्टिमेटेड रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल विल बी 68,000, दिस अमाउंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो बात की बात है, बट मैक्सिमम ऑफ 68,000 ही जो है वो रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, क्लियर है। द कैरिंग अमाउंट ऑफ अदर एसेट आफ्टर रिवर्सल जो है वो 256 होगा। गुडविल पे राइट ऑफ कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते, मैंने आपको बता दिया था। अब डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा आने वाले समय में, अब 16 साल उसकी लाइफ बची है तो 256 डिवाइड बाय 16 करके डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिए, समय लगता है। The reversal of impairment loss that would otherwise have been allocated to the asset is allocated pro rata to other assets of the unit except for goodwill। यहाँ पे कोई कैश जनरेटेड यूनिट नहीं थी, सिंगल असेट ही था, बट अगर कैश जनरेटेड यूनिट होती तो सारे असेट्स पे जो ये रिवर्सल हुआ है कितने का, यहाँ पर हमने किया 68,000 का, तो इस सीजू में जितने असेट्स होते सब पे वो प्रोपोर्शनेटली हम इंक्रीज कर देते। समझ में आ गई बात। अब इसका बाद असेट्स विद रीवैल्यूएशन इन द अर्लियर ईयर्स, अगर आपने उन असेट्स का रीवैल्यूएशन किया था पिछले कुछ सालों में
तो क्या ट्रीटमेंट होगा? टू द एक्सटेंट दैट एन इम्पेयरमेंट लॉस ऑन द सेम रीवैल्यूड एसेट वाज प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड इन P&L, अ रिवर्सल ऑफ द दैट इम्पेयरमेंट लॉस इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड इन P&L। भाई सपोज, ध्यान से समझो, आप रिवर्सल कर रहे हो आज और रिवर्सल कर रहे हो इम्पेयरमेंट लॉस का, तो वो कह रहा है ऐसे असेट का कर रहे हो जिसका रीवैल्यूएशन हुआ था, और अगर उसका रीवैल्यूएशन हुआ था और कुछ अमाउंट P&L में आपने रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है, तो रिवर्सल के टाइम पे उतना ही अमाउंट पहले आप कहां लेके जाओगे? P&L में। बट अगर P&L में नहीं लेके गए थे, आप उसको सीधे रिवैल्यूएशन सरप्लस में ले गए थे, तो रिवर्सल ऑफ एन इम्पेयरमेंट लॉस ऑन अ रीवैल्यूएड एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड इन OCI एंड इंक्रीज द रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द एसेट। देखो देसी भाषा में याद रखो कि अगर पहले P&L में लेके गए थे तो उतना P&L में लेके जाना है, बाकी OCI में ले जाके रिवैल्यूएशन सरप्लस बनाना है। आफ्टर रिवर्सल डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन फॉर द एसेट इज एडजस्टेड इन फ्यूचर पीरियड ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। आपने यहाँ पर भी देखा कि रिवर्सल के बाद वैल्यू हमारे पास आई 256, 16 साल लाइफ है, तो हमने डेप्रिसिएशन को रिवाइज किया। और ये प्रोविजन दोनों में कॉमन है, चाहे एसेट का रिवैल्यूएशन हुआ या नहीं। ये तो विद रिवैल्यूएशन था, विदाउट रिवैल्यूएशन है। तो ऑन रिवर्सल द इंक्रीज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट ड्यू टू रिवर्सल ऑफ एन इम्पेयरमेंट लॉस शैल नॉट एक्सीड the carrying amount had no impairment loss been recognized for the asset in prior years। लाइन समझ में आ गई? A reversal of an impairment loss is recognized immediately in P&L unless the asset is carried at revalued amount। ठीक है, आप उसे जो है पहले P&L में लेके जाएंगे। एनी इंक्रीज इन एक्सेस ऑफ दिस अमाउंट वुड बी रीवैल्यूएशन अकाउंटेड फॉर अंडर एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड। तो भाई सीधी सी बात यह है कि अगर ऐसा असेट है जिसका पहले रिवैल्यूएशन नहीं हुआ था, तो उस केस में रिवर्सल होने पर जो भी अमाउंट आएगा रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस का, वो सीधा सीधा कहाँ जाएगा? P&L में। और वो असेट पहले से अगर रीवैल्यू हुआ था, तो आपने ये देखना है रिवैल्यूएशन के टाइम पे उस समय हम P&L में ले गए थे, तो उस एक्सटेंट तक P&L में, बाकी फिर आप जो है OCI की तरह फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस में ले जाएंगे। बट अगर रिवैल्यूएशन हुआ था लेकिन P&L में कुछ नहीं गया था, OCI रिवैल्यूएशन सरप्लस में हुआ था, तो फिर इस बार भी OCI रिवैल्यूएशन सरप्लस में ले जाएंगे। समझ में आई बात? तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी रिवैल्यूएशन की, तो इस हिसाब से हमने ट्रीटमेंट किया। और आप देखिए क्वेश्चन के एंड में लिखा भी हुआ है कि जो अमाउंट है वो सारा का सारा कहाँ जाएगा? P&L के अंदर जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसे बहुत अच्छे से मार्क कर लो, 2 बार प्रैक्टिस करना। और ये टॉपिक एक बार देखने से हो सकता है इतने अच्छे से क्लियर ना हो, बहुत फ्रेश माइंड से इसको देखिए। और कम से कम मैं कहूँगा 2 बार तो आप देखिए ही देखिए। अभी आपने कर दिया, एक बार कल भी देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और इतनी जल्दी दिमाग में क्लियर नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। और जब भी बैठे इसको देखने एकदम फ्रेश माइंड से देखें।